I believe you are aware of this. Project development is the best way to build to polish our web development skills. Hello world, my name is Wasim and I am a senior software engineer. And welcome to the part 3 of blog website project in Laravel. पहले पार्ट के अंदर हमने ब्लॉग वेबसाइट और एक एडमिन पैनल थीम को एक लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर लिया था और पार्ट 2 के अंदर हमने एक रोड मैप रेडी किया था कि किस तरह से आप खुद से अगर चाहो तो उस ब्लॉग वेबसाइट को फंक्शनल कर सकते हो, जिस पर मुझे थोड़ा बहुत फीडबैक मिला कि मुझे खुद से वो प्रोजेक्ट रेडी करके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था, जिससे आई बिलीव आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो हेयर वी आर विद द पार्ट 3। इस पार्ट के अंदर हम कंप्लीट हर एक मॉड्यूल को इंक्लूडिंग एडमिन पैनल एंड वेबसाइट, कैटेगरीज, ब्लॉग, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, डेटाबेस, सब कुछ फंक्शनल करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, कोड करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हर एक मॉड्यूल की। ठीक है, टाइम स्टैम्प आपको हर एक मॉड्यूल के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो मेरी तरफ से आपको ये सजेशन रहेगा, ये अप्रोच कि आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। बेसिकली आप एक मॉड्यूल पिक करो, उस मॉड्यूल को समझो और उसके बाद कोड करो। सो दैट इज़ द अप्रोच दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आपको सीखना है, जैसे आपको चीज़ें समझ में आती है, उस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को कर लोगे अपने हाथ से तो डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग न्यू इन लारावेल। ओके, तो हमने बातें बहुत कर ली, आपको ओवरव्यू पता चल चुका है प्रोजेक्ट का क्या होने वाला है क्या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू द स्क्रीन। ब्लॉग वेबसाइट को हम फंक्शनल करने जा रहे हैं, पर उससे पहले ये बताना भी ज़रूरी है फॉर द न्यू व्यूवर्स स्पेशली कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो सेटअप वाला पार्ट वो मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर पब्लिश किया हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो के साथ इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं माय डियर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस प्रोजेक्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो। पार्ट 2 नहीं भी देखोगे तो चलेगा, बिकॉज पार्ट 2 के अंदर मैंने बेसिकली ये डॉक्यूमेंट बनाया था। इसके अंदर मैंने डेटाबेस स्कीमा आपके साथ शेयर किया था और एक रोड मैप शेयर किया था कि आप इस प्रोजेक्ट को खुद से किस तरह से बना सकते हो। बट काफ़ी लोगों का फीडबैक आया कि भैया आपने सोर्स कोड नहीं दिया या फिर हमें समझ में नहीं आ रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज़ वाई आई वॉज थिंकिंग कि यार मुझे सोर्स कोड भी आपके साथ शेयर करना चाहिए कि किस तरह से एक प्रोजेक्ट को रियल में बनाया जाता है, राइट। बिकॉज हो सकता है क्या यही हुआ कि काफ़ी लोगों को रोड मैप से समझ में नहीं आ रहा कि आप जो बता रहे हो, जो एक्सप्लेन कर रहे हो, वो हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो पार्ट 1 के अंदर हमने क्या किया था, हमारे पास 2 थीम्स थी बेसिकली। एक ब्लॉग वेबसाइट की जो फ्रंट एंड थीम होती है, जो कि एक व्यूअर को विजिबल होता है। ठीक है, इसको हमने लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। और हमारे पास एक एडमिन पैनल की थीम थी कुछ इस तरीके से, तो इसको भी हमने लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप कर लिया था, कन्वर्ट कर लिया था। कैटेगरी पेज और ब्लॉग पेज इन सबको सेटअप कर लिया था। ठीक है, तो उन दोनों वीडियोज़ को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, तो यू कैन चेक देम आउट। ओके, बिकॉज हो सकता है इस वीडियो के अंदर अदरवाइज आपको समझ में ना आए कि डायरेक्ट एडमिन पैनल किस तरीके से आ रहा है, डायरेक्ट वेबसाइट किस तरीके से आ रही है। ओके, उसके अलावा मैं प्रोजेक्ट का देखो जो लारावेल का वर्जन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने लारावेल वर्जन 8 रखा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। चलो, ये तो हो गई प्री रिक्वेस्टीज जो कि आपको पता होनी चाहिए। दूसरी प्री रिक्वेस्टीज ये है कि माय डियर, इस प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यू करने के लिए आपको लारावेल का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कंट्रोलर क्या होते हैं, ब्लेड फाइल्स क्या होती हैं, राउट्स क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं। बेसिकली कह सकते हैं कि एक कर्ड ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं लारावेल में, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टीच एवरीथिंग, एवरी बेसिक एस्पेक्ट ऑफ लारावेल। ओके, अगर आप लारावेल के साथ बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हैं तो माय डियर ये वीडियो शायद आपके लिए सही नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी लारावेल पर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उसमें भी हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था जीएसटी बिलिंग का। तो आप पहले वो स्टार्ट कर लो, लारावेल के बेसिक सीख लो, उसके बाद इस प्रोजेक्ट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो बेसिक ओवरव्यू हमें मिल गया, अब हम डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे थोड़ी बहुत खांसी वगैरह आए, मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रखा, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। ओके, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू यार बेसिकली मैं कितने कट्स लगाऊंगा, राइट, छोटे छोटे। चलो ओके, अब सबसे पहले हम आते हैं web.php पे। मैंने देखो web.php पे जाए उससे पहले मैंने इस प्रोजेक्ट को कुछ स्टेप्स में डिवाइड करके रखा है। देखो यार, मैंने कोड ऑलरेडी करके रखा है ताकि हम इस वीडियो की लेंथ को छोटा रखें, और जो सोर्स कोड है वो भी मैं गिटहब पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब
अब आप पर डिपेंड करता है कि आप गेटअप पर जाके डायरेक्ट कोड देखकर खुद से करना चाहते हो, या फिर जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फंक्शनैलिटी की काम कैसे कर रही है, कोई भी मॉड्यूल है जो फॉर एग्जांपल कैटेगरी मॉड्यूल है या फिर ब्लॉग मॉड्यूल है या फिर ऑथ मॉड्यूल है या डेटाबेस है, मैं हर एक चीज़ समझाऊंगा आपको। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, नीचे टाइम स्टैम्प भी मैं दे रहा हूँ हर एक पॉइंट पर। एक मॉड्यूल को समझो, खुद से कोड करो और एग्जीक्यूट करो, फिर दूसरे मॉड्यूल को समझो, खुद से कोड करो और उसको एग्जीक्यूट करो। कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो गेटअप पर जाओ, वहां पर सारा का सारा सोर्स कोड दिया हुआ है, वहां से गेटअप का जो कोड होता है ना वो बेसिकली रेफरेंस के लिए होता है, ना कि कॉपी पेस्ट करने के लिए। कोड कोशिश करो खुद के हाथ से लिखो, तभी चीजें समझ में आएगी। दैट इज वाई मैंने पार्ट 2 बनाया था। मेरा यही थिंकिंग था कि आप कोड जब खुद से करोगे तभी चीजों को समझोगे। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं रियल में वर्क। तो ब्लॉग वेबसाइट हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। मैंने इस ब्लॉग वेबसाइट को ENV फाइल के अंदर भी लिख दिया, मतलब जो ऐप का नाम है ब्लॉग वेबसाइट। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू सेट हियर। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी किसी प्रोजेक्ट का नाम मल्टी वर्ड्स होता है, मतलब एक वर्ड से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर सिंगल कोटेशन के अंदर डाल देना या फिर डबल कोटेशन के अंदर डाल देना। ठीक है। दूसरा, मैंने डेटाबेस का कनेक्शन सेटअप कर दिया। ब्लॉग वेबसाइट नाम का मैंने डेटाबेस बनाया है, जो कि आप PHP MyAdmin में बना सकते हो। कुछ इस तरीके का डेटाबेस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये मेरे पास बना हुआ है बिकॉज मैंने माइग्रेशन ऑलरेडी हिट कर दिया था। ठीक है, चलो उसके बाद ENV फाइल का सेटअप हो गया। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखो आपको कॉन्फ़िग फोल्डर मिल रहा होगा, यहाँ पर app.php है। यहाँ पर भी मैंने ब्लॉग वेबसाइट नाम सेट कर दिया है ऐप का। ठीक है, नहीं भी करोगे तो चलेगा बिकॉज वो एंड ऑफ द डे एनवायरमेंट वेरिएबल को उठा रहा है ऐप नेम को। ये क्यों किया वो अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा। ओके, चलो ये बेसिक हो गया। अब सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, कुछ माइग्रेशन फाइल्स को बनाएंगे जो कि हमने ऑलरेडी बना के रखी है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। कहाँ पे चलना है हमको, डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशन के अंदर। ये रही हमारी माइग्रेशन फाइल्स। सबसे पहले है कैटेगरीज टेबल। अब देखो डेटाबेस मैंने वही बनाया जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आईडी, कैटेगरी नेम, URL स्लग, यूजर आईडी, स्टेटस, बहुत बेसिक्स से हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन आपको धीरे धीरे जैसे जैसे मैं प्रोजेक्ट के अंदर आगे बढ़ूंगा, वीडियो के अंदर आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर टेबल है हमारे पास ब्लॉग्स। ब्लॉग्स के अंदर ब्लॉग टाइटल, आईडी तो प्राइमरी की हो गई, URL स्लग क्यों लिया वो भी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग की एक इमेज ले लेंगे हम। डिस्प्ले ऑन होम, ये क्यों लिया वो भी आपको पता चलेगा। यूजर आईडी, यूजर आईडी क्यों ले रहे हैं, बेसिकली जो यूजर डेटाबेस में एंट्री क्रिएट करा ना उसका हम आईडी भी स्टोर कर देंगे फॉर द रेफरेंस। ज़्यादा यूज नहीं आएगा बट अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि जब भी आप डेटाबेस से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो बैक एंड में या फिर फ्रंट एंड में, तो उस यूजर की भी आईडी डेटाबेस में स्टोर करवा देना। बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, स्टेटस हम ले रहे हैं। स्टेटस में हम एक्टिव और इनएक्टिव पास कर रहे हैं। आप 1 और 0 पास कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। ओके, मैं एक्टिव इनएक्टिव इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आए, अदरवाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस लगानी पड़ेगी। ठीक है, एनएम डेटा टाइप हमने लिया बिकॉज वी नो कि यहाँ पर 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं और यूजर 2 में से ही एक को सेलेक्ट करेगा। क्लियर है, डिफॉल्ट हम एक्टिव पास कर देंगे। कुछ कॉलम्स हैं जो कि आपको कॉमन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल प्राइमरी आईडी, जाहिर सी बात होगा ही होगा। टाइम स्टैम्प, क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट के जो कॉलम होते हैं वो कॉमन है। यूजर आईडी और स्टेटस ये आपको ऑलमोस्ट हर टेबल के अंदर देखने को मिलेंगे। ये देखो कैटेगरी में भी ऐड कर रहा हूँ और स्टेटस भी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। क्लियर है। उसके बाद में थर्ड नंबर पर टेबल है ब्लॉग कैटेगरीज। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही आईडीज को पास करेंगे। ये दोनों फॉरेन कीज होंगी, ब्लॉग की आईडी और कैटेगरी की आईडी। ये टेबल इसलिए बना रहा हूं बिकॉज एक जो ब्लॉग है वो मल्टीपल कैटेगरीज से बिलोंग कर सकता है, मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर जा सकता है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट टेबल है, 4th नंबर टेबल हमारे पास है ब्लॉग कॉमेंट्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो यूजर फ्रंट एंड से वेबसाइट पे कमेंट पोस्ट करेंगे उनको हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। ठीक है, उसका नाम ले लेंगे, कमेंट ले लेंगे और स्टेटस उसमें डिफॉल्ट इनएक्टिव पास करेंगे। वाई, बिकॉज जब कभी भी वेबसाइट से कमेंट पब्लिश होता है तो वो कमेंट पोस्ट होता है तो उसको हम डायरेक्ट पब्लिश नहीं कर सकते, पहले उसको रिव्यू करना जरूरी होता है। दैट इज वाई हमने डिफॉल्ट उसको इनएक्टिव रखा है। एडमिन उसको रिव्यू करेगा और खुद से अप्रूव करेगा, उसके बाद ही वेबसाइट पे वो विजिबल होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें समझ में आएगी जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक टेबल और है हमारे पास जो कि डिफॉल्ट टेबल होती है, काइंड ऑफ वी कैन से यूजर टेबल। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बिकॉज एंड ऑफ द डे हमें एडमिन को लॉग इन भी करवाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 टेबल्स हो जाएंगे जो कि हमारे काम की है। लास्ट में आपको क्या करना है, बस टर्मिनल को ओपन करना है, इस कमांड को हिट करना है, PHP आर्टिसन माइग्रेट। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है,
मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए एज आई अर्लियर सेड कि आपके पास लारावेल के बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बस इस कमांड को हिट करोगे और आपका डेटाबेस बन जाएगा। अब कमांड कहाँ हिट करना है, अगर आप VS कोड को यूज़ करो तो यहाँ पर कमांड हिट करो। मैं मैक पर हूँ तो मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है PHP वर्जन्स को लेके, दैट इज़ वाई आई हाईली रिकमेंड, अगर आपके भी नहीं कुछ इश्यू आए तो आप टर्मिनल विंडो ओपन कर सकते हो, और इफ़ यू आर ऑन विंडोज़ तो आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट लोकेशन पे आना है और ये कमांड को हिट करना है, ठीक है। चलो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, ओके। हम साइड बार को वापस मिनिमाइज कर देते हैं। दूसरा नंबर स्टेप पे हम आते हैं, जो कि हमारा ऑथ इंस्टॉलेशन। भाई जाहिर सी बात है, अगर डेटाबेस बन गया तो अब यूजर को लॉगिन भी करवा देते हैं। लारावेल बहुत अच्छा पैकेज हमें प्रोवाइड करता है, जो कि है ऑथ वाला, ठीक है। बस ये 2 कमांड्स हैं, ये आपको 1 बाय 1 हिट करनी है। कंपोजर रिक्वायर लारावेल /UI और दूसरा नंबर कमांड है ये, ठीक है। इन दोनों कमांड से क्या होगा, आपके सिस्टम के अंदर ऑथ सेटअप हो जाएगा। जैसे ही ऑथ सेटअप हो जाएगा, टर्मिनल पे ही कमांड्स को हिट करना मेक श्योर, ठीक है। मैं अपने टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ बिकॉज मुझे कोई कमांड को हिट करना नहीं है यहाँ पर। अब जैसे ही आपका प्रोजेक्ट में ऑथ इंस्टॉल हो जाएगा तो आप URL में आकर कुछ इस तरीके से लिखेंगे /register, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर विंडो देखने को मिलेगी, ठीक है। थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो लॉगिन विंडो आ जाएगी। मैंने तो ऑलरेडी सेटअप कर लिया, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की विंडो आपको देखने को मिल रही है, बट जब डिफॉल्ट आओगे तो इस तरीके की विंडो देखने को आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो ये रजिस्टर पेज आपके सामने है। अब आपको सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन कर लेना है अपने नाम से, किसी भी नाम से, बस ईमेल और पासवर्ड याद रखना, बिकॉज एंड ऑफ द डे लॉगिन उसी यूजर नेम और पासवर्ड से आप लोग कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया यहाँ पर रोहन, ठीक है। ईमेल मैंने रख दिया rohan@gmail.com, पासवर्ड रख दिया मैंने pass@123 और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। क्रिएट कर देना है, रजिस्टर कर दोगे तो बस वो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप रजिस्टर करते हो तो लारावेल आपको डिफॉल्ट लॉगिन कर देता है और डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट कर देता है। आपके केस में आप इस डैशबोर्ड पर नहीं पहुंचोगे, ये सारी फंक्शनैलिटी मैंने की है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताऊंगा कि यहाँ पर इस पेज को आप कैसे लेकर आओगे, ठीक है। मैं अभी के लिए लॉग आउट कर रहा हूँ। बस रजिस्टर का मेरा समझाने का मतलब ये था कि आप एक यूजर सेटअप कर लो जिससे आप लॉग इन कर पाओ। बाद में हमारा रजिस्टर का काम नहीं होगा, हमें लॉग इन पे ही जाना है, ठीक है। अब से 2 कमांड्स वहां पर और थी, देखो, एक npm इंस्टॉल और दूसरी npm रन dev। ये दोनों ऑप्शनल कमांड्स हैं। इनको अगर आप सेटअप कर लोगे, मतलब रन कर लोगे, तो जो रजिस्टर पेज का UI आपको ऐसा दिख रहा है बेकार सा, यहाँ पर थोड़ा UI अच्छा आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बाकी हमें जरूरत है नहीं, दैट इज वाई आई डिड नॉट रन दीज कमांड्स, बिकॉज एंड ऑफ द डे मुझे अपना कस्टम लॉगिन पेज बनाना था UI वाइज, दैट इज वाई आई डिडंट हिट दोज कमांड्स, ठीक है, ओके। अब जाहिर सी बात है, जब आप लॉगिन पे आओगे तो यहाँ पर कुछ अलग लेआउट आपको देखने को मिलेगा। वो कैसे होगा, वो होगा कैसे, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी कर दिया है, बट आपको चेंजेस क्या करने हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आई बिलीव मैंने ट्यूटोरियल जो बताया था लारावेल का उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, बट कोई बात नहीं, हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप ऑथ को इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले तो क्या होता है, web.php के अंदर 2 राउट बन जाते हैं, मतलब ये 2 लाइन का कोड आ जाता है, ठीक है। ऑथ राउट्स और ये /home राउट पे सेटअप हो जाता है, ओके। जो कि कहाँ पर जाता है, होम कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स नाम का जो फंक्शन है उस पर चला जाता है। मतलब ये कब ट्रिगर होगा, जैसे ही यूजर लॉगिन कर लेगा या फिर रजिस्टर कर लेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा सब्र रखो, मैं समझाऊंगा कि हम तो होम पे जा ही नहीं रहे, हम तो डैशबोर्ड पे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी एक्सप्लेन करूंगा। देखो इंडेक्स फंक्शन पे चलते हैं हम कहाँ चलेंगे, ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर, ये रहा हमारा होम कंट्रोलर, ठीक है। इसमें कहाँ पे, ये रहा देखो होम फंक्शन, सॉरी इंडेक्स फंक्शन। अब इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो डिफॉल्ट राउट था, सॉरी डिफॉल्ट जो व्यू फाइल लोड हो रही थी उसको मैंने कमेंट कर दिया और यूजर को सिंपली रिडायरेक्ट कर दिया, रिटर्न रिडायरेक्ट राउट डैशबोर्ड, जो कि मैंने कस्टम बनाया डैशबोर्ड। हम देखते हैं, ये रहा हमारा डैशबोर्ड राउट, ठीक है। इसको देखो नेम मैंने साइन कर रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही यूजर लॉगिन करेगा वो होम राउट पे जाएगा। अब होम राउट का जो फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन पे हमने क्या कर दिया, वापस रिडायरेक्ट कर दिया डैशबोर्ड पे, तो यूजर ऑटोमेटिकली कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, डैशबोर्ड पे। बस इतना सा लॉजिक है, ठीक है। चलो इसको हम अभी के लिए क्लोज कर देते हैं, अभी हमारा काम नहीं है। हमारा जो मेन मकसद है समझना वो ये कि भाई ये विंडो कैसे आ रही है हमारे सामने, लॉगिन पेज डिफॉल्ट क्यों नहीं आ रहा, वो समझ लेते हैं, ठीक है। हम चलते हैं हमारे रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर। अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट फोल्डर बनेगा आपको, कहाँ पे है वो फोल्डर, ऑथ, ठीक है। ऑथ के अंदर एक फाइल मिलेगी आपको लॉगिन, ये डिफॉल्ट फाइल होगी, ठीक है। इस लॉगिन के अंदर आपको कोड कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, login-old वाला। मैंने बेसिकली क्या किया, जो लॉगिन फाइल डिफॉल्ट थी ऑथ की, उसको मैंने रीनेम कर दिया ओल्ड से, जस्ट फॉर द बैकअप,
ठीक है, वो बैकअप के लिए इसलिए ताकि जो लॉगिन की फंक्शनैलिटी का कोड है फॉर्म सबमिशन का उसको मैं ले पाऊं। ठीक है, समझ रही हो, समझ में आ रही है ना मेरी बात। मैंने लॉगिन की जो डिफॉल्ट फाइल है ऑथ के अंदर उसको रीनेम कर दिया लॉगिन -ओल्ड, फिर यहाँ पर एक नई फाइल बनाई login.bleed.php, तो ऑटोमेटिकली फिर यही फाइल लोड होगी, राइट। और ये फाइल हमारी कौन सी है, सिंपली वही लॉगिन फाइल है जो कि हम इस थीम से लेके आ रहे हैं। इस थीम के अंदर आपको n नंबर ऑफ फाइल्स मिल जाएंगी। ये रहा हमारा, देखो इसका लिंक आपको उस पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन एडमिन के अंदर डिस्ट, यहाँ पर हम डिफॉल्ट वाली थीम के साथ जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ऑथ वाले पेजेस सर्च करोगे, ठीक है, ये देखो ऑथ के काफ़ी सारे पेजेस आ रहे हैं। बैक टू होम कर देते हैं, ओके, ऑथ कन्फर्म मेल, ऑथ लॉक टू, ऑथ लॉक स्क्रीन, ठीक है, ये रहा देखो ऑथ लॉगिन टू। तो आपको जो पेज सही लगे वो आप बना सकते हो। मैं अभी आई बिलीव इस पेज के साथ जा रहा हूँ, ऑथ लॉगिन, ये वाला पेज है, ठीक है, समझ में आ रहा है, हमारा यही वाला पेज है। हम आ गए यहाँ पर, ये वाला पेज है, ठीक है, बस बैकग्राउंड में मैंने कलर चेंज कर दिया। कहानी क्लियर है ना, ठीक है। तो उस पेज को मैंने क्या किया, व्यू इसमें VS कोड में ओपन किया, पूरा का पूरा कोड कॉपी किया लॉगिन पेज का और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। और बाद में बस क्या किया, जो एसेट्स फाइल है उनको लिंक कर दिया। ओके, अब एसेट्स फाइल आपको कहाँ पे मिलेगी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वो मैंने यार ऑलरेडी बताया, वो आपको पता होना चाहिए, पार्ट 1 आप देख सकते हो, ठीक है। आई डोंट वांट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। चलो, उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर्म को सर्च किया, ये रहा हमारा फॉर्म टैग। इस फॉर्म पे मैंने कुछ भी नहीं किया, जो ओल्ड वाली फाइल थी वो सारा का सारा कोड कॉपी किया, मतलब जो मेथड है या फिर एक्शन है, ठीक है, CSRF टोकन पेस्ट कर दिया, और ईमेल का जो नेम है, जो पासवर्ड है, जो एरर मैसेजेस है वो यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दैट्स इट, इससे हमारा काम हो गया और हम इजीली नई विंडो पे पहुंच चुके हैं, जो हमारी लॉगिन की नई विंडो है, नया पेज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर सकता हूँ, इजीली लॉगिन करके डैशबोर्ड पे आ सकता हूँ। ये देखो डैशबोर्ड पे कैसे आया, होम पे वो गया, वहां से उसने रिडायरेक्ट कर दिया डैशबोर्ड पे। तो यहाँ तक हमारी ऑथ की फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई है। ओके, अब ऑथ के अंदर रजिस्टर का हमारा काम नहीं होगा, वो बस हम इस प्रोजेक्ट में ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एडमिन है वो एक ही होगा। फ्यूचर में नए और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि मल्टीपल रोल्स किस तरीके से बन सकते हैं, अलग अलग यूजर के लॉगिन के बेसिस पे हम किस तरह से अलग अलग एक्सेस दे सकते हैं, तो वो एक अलग कहानी है, उसको कभी फ्यूचर में देखेंगे। आई बिलीव ऑथेंटिकेशन वाला सारी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, किस तरह से लॉगिन हो रहा है, किस तरह से रजिस्टर हुआ और किस तरह से हमने लॉगिन पेज को चेंज किया और किस तरह से वो डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो रहा है। ओके, ठीक है भाई। अब जो नेक्स्ट काम है हमारा, सबसे पहले एडमिन पैनल को फंक्शनल करना। डैशबोर्ड पे हम सबसे लास्ट में आएंगे। हमने पार्ट 1 के अंदर कैटेगरी पेज को फंक्शनल कर लिया, नॉट फंक्शनल, हमने UI रेडी कर लिया था। ओके, अब हम सबसे पहले करते हैं एक काम, web.php पे चलते हैं। इन दोनों को मैं क्लोज कर देता हूँ। web.php पे ये रहा हमारा कैटेगरी के राउट्स। इन चारों राउट्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लॉग राउट्स भी आपको देखने को मिल रहे होंगे, बट इनको इग्नोर करना, अभी सिर्फ कैटेगरी राउट पर ही फोकस करो। ओके, गेट कैटेगरीज राउट जो कि है इंडेक्स वाला पेज, मैनेज कैटेगरीज, ठीक है, यहाँ पर आपको सारा डाटा देखने को मिल रहा है। दूसरा है ऐड कैटेगरी राउट, जिसका फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। एक बात और, मैंने यहाँ पर एक ही कंट्रोलर बनाया एडमिन का। वो है एक ही कंट्रोलर क्यों बनाया, हालांकि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको अलग अलग कंट्रोलर बनाने चाहिए मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। मैंने एक इसीलिए बनाया बिकॉज ये प्रोजेक्ट बहुत छोटा है, इसमें आई बिलीव 10-12 राउट ही बने, इसलिए मैं एक ही कंट्रोलर के साथ गया। अदरवाइज आप अलग अलग बनाओ तो थोड़ा ईजी रहता है मैनेज करने को, ओके, एज ए डेवलपर, ठीक है। तो कैटेगरीज हमारा इंडेक्स पेज हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं कैटेगरीज की लिस्टिंग के लिए। ऐड कैटेगरी ये फॉर्म लोड करने के लिए काम आएगा। ओके, एडिट कैटेगरी जब हम कैटेगरी को एडिट करेंगे उसके लिए काम आएगा। और ये जो स्टोर कैटेगरी है, ये कह सकते हैं कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये काम आएगा डेटाबेस में कैटेगरी को क्रिएट करने के लिए और अपडेट करने के लिए, ठीक है। सभी के नेम्स भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं। फंक्शन तो जाहिर सी बात है डिफाइन करना ही पड़ेगा किसी भी राउट को किसी फंक्शन से लिंक करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, हमें एडमिन ऐप कंट्रोलर नहीं है, हमारे पास है ऐप कंट्रोलर। हमने एलियास नेम इसको असाइन किया। तो हम क्या कर रहे हैं, अब देखो कंट्रोलर के अंदर मैंने 2 फोल्डर बनाए थे, एडमिन और जो डिफॉल्ट फ्रंट एंड का है उसमें कोई फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं थी बिकॉज वहां पे भी मेरे पास एक ही कंट्रोलर है। इस पर हम बाद में आएंगे। एडमिन के अंदर मैंने एक कंट्रोलर बनाया ऐप कंट्रोलर, ठीक है। अब इस पर हम रहते हैं, ठीक है भाई। डैशबोर्ड वाला जो फंक्शन है उसको अभी के लिए इग्नोर करो। सबसे पहले हम चलते हैं कैटेगरीज वाले फंक्शन पे, ठीक है। अब कैटेगरीज वाले फंक्शन पे हमने क्या कर रखा है, सिंपल सा, चलो पहले ये देखें या फिर पहले ऐड कैटेगरी देख लेते हैं, वो थोड़ा सही रहेगा नहीं क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले क्रिएट होगी उसके बाद तो लिस्ट होगी, उसको इग्नोर कर सकते हो। ऐड कैटेगरी फंक्शन पे आते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं यहाँ से ऐड वाले मेन्यू पे। ऐड वाले मेन्यू पे क्लिक किया तो
ऐड वाला फॉर्म खुल गया। अब ये साइड बार के लिंक्स मुझे बताने की जरूरत है नहीं, मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर उसको कवर किया हुआ है, यू कैन इजीली चेक देम आउट। ओके, बस साइड बार बनाई, वहां पर राउट्स को डिफाइन किया, वो ऑटोमेटिक लिंक हो गए। ओके, अब यहां पर मैंने क्या कर रखा, ऐड कैटेगरी जो फंक्शन बनाया वहां पर सिंपली व्यू को लोड किया। व्यू लोड कहां से हो रहा है, एडमिन के अंदर एक फोल्डर मिलेगा कैटेगरीज, उसके अंदर एक फाइल मिलेगी add.blade.php। तो हम ऑथ को मिनिमाइज करते हैं, ये हमारा एडमिन फोल्डर, ये हमारा कैटेगरीज, और इसके अंदर ये फाइल ऐड कैटेगरी, ठीक है, add.blade.php, राइट। इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, अलर्ट नाम की एक फाइल को कॉल करके रखा हुआ है, इंक्लूड करके रखा हुआ। वाई, बिकॉज जो सक्सेस मैसेजेस होंगे या जो वार्निंग मैसेजेस होंगे उनको हम एक फाइल के अंदर बना के रख लेते हैं, कॉमन फाइल के अंदर, उसको हर जगह कॉल कर लेंगे। ये रहा हमारा इंक्लूड, ये रहा हमारी alert.blade.php। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी लारावेल ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए हुए हैं। बहुत बेसिक सी चीजें, अगर आप कंफ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा माय डियर, तो ये आपके प्रॉब्लम है, होनी भी नहीं चाहिए यार प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं एक्सप्लेन बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ और आसानी से करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा मैंने पहले बताया, आपको लारावेल की बेसिक आने चाहिए यार, ठीक है। तो हमने एक अलर्ट फाइल को कॉमन बना के रखा, उसको कॉल कर लिया। ये हमारा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेथड पोस्ट है। एक्शन में हमने क्या डिफाइन करके रखा है, कैटेगरीज डॉट स्टोर। ये कहाँ पे आपको देखने का मिलेगा, ये रहा कैटेगरीज, ठीक है, ये रहा देखो कैटेगरीज डॉट स्टोर। मैंने सिंपल से रखने की कोशिश की, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, आप किस तरीके से उनको रीनेम करना चाहते हो, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कैटेगरीज डॉट स्टोर राउट रख दिया, तो वो ऑटोमेटिक कहाँ पर ट्रिगर करेगा, वो ऑटोमेटिक जाएगा किस फंक्शन पे, स्टोर कैटेगरी फंक्शन पे, करेक्ट। तो हम चलते हैं स्टोर कैटेगरी फंक्शन पे, एडिट कैटेगरी को मिनिमाइज करते हैं। ये हमारा स्टोर कैटेगरी फंक्शन जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट है, राइट। ओके, अब इसके अंदर क्या है, दो ही तो फील्ड है, एक है कैटेगरी नेम और दूसरा है स्टेटस, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास है नहीं। फॉर्म जो सबमिट है उसको टाइप हमने सबमिट दे ही रखा है। चलो, जैसे ही सबमिट होगा तो वो कहाँ पे आएगा, स्टोर कैटेगरी पे आएगा, इस फंक्शन पे, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैंने एक ही फंक्शन रखा। बेसिकली देखो होता क्या ना, जब भी हमारे पास छोटे छोटे फॉर्म होते हैं, मतलब 2-4 फील्ड के हों या 5-7 फील्ड के हों, तो मेरी ये प्रैक्टिस रहती है कि मैं एक ही फंक्शन बनाऊं, उसके अंदर ऐड और एडिट दोनों का काम कर दूं। बट अगर आपके पास मतलब फ्यूचर तो नहीं बोलूंगा, अगर ऐसे फॉर्म हो मेरे पास जिसमें फॉर्म फील्ड्स ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल 12 हो या 15 हो, या फिर उन फॉर्म फील्ड्स के अकॉर्डिंग उनमें लॉजिक ज़्यादा लगाने पड़े, ठीक है, कुछ कंडीशंस हो, तो मैं उन फंक्शंस को सेपरेट रखता हूँ ऐड और एडिट के लिए, मतलब डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए और अपडेट करने के लिए। इस केस में हमारे पास कोई ज़्यादा कंडीशंस है नहीं, बस डेटाबेस फॉर्म से डेटा को रीड करना है और डेटाबेस में स्टोर करना है, मतलब या तो क्रिएट होगा या फिर अपडेट होगा। दैट इज वाई आई एम गोइंग विद द सिंगल फंक्शन। क्लियर है, ठीक है भाई, ओके। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले पार्ट आएगा वैलिडेशन, टू डू। मैंने क्यों लिखा ये आपको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ा बहुत होमवर्क आपके लिए भी होना चाहिए ना। तो वैलिडेशन देखो लारावेल में किस तरीके से होता है, उनको समझो और यहाँ पर अप्लाई करो। क्लियर है, मैंने वैलिडेशन कुछ भी नहीं लगाया, ना ही HTML का रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगाया, कुछ भी नहीं। दैट इज वाई आई एम गोइंग विद ट्राई। अगर किसी भी टाइप की कोई एरर आएगी तो वो ऑटोमेटिक कैच ब्लॉक में जाएगा और एरर मैसेज मुझे शो कर देगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। जब भी फॉर्म सबमिशन का काम करो, चाहे API साइड या फिर इस तरफ, ठीक है, वेब साइड, हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक को यूज करना, बिकॉज अच्छा नहीं लगता जब कोड फटता है ठीक है। तो यूजर एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए, उसको कोई ना कोई एरर मैसेज शो होना चाहिए कि भाई ये चीज़ तुम्हारे फॉर्म सबमिशन में या रिक्वेस्ट में गलत है, उसको सही करो, ठीक है। ओके, तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले जो रिक्वेस्ट से डेटा आ रहा है उसको रिसीव किया एक वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हमने क्या कर दिया, अनसेट कर दिया टोकन को, बिकॉज वी नो कि CSRF टोकन भी आएगा, तो उसकी हमें जरूरत है नहीं, उसको हम डेटाबेस में स्टोर नहीं करेंगे, तो उसको अनसेट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि यूजर ID की बनाएंगे, उसके अंदर हम कुछ इस तरीके से जो यूजर लॉग्ड इन है उसकी ID को क्रिएट कर लेंगे, मतलब गेट कर लेंगे, ओके, ठीक है। अब इस इफ कंडीशन को एक बार के लिए स्किप करो, ध्यान मत दो, डायरेक्ट वो जाएगा एल्स के अंदर, बिकॉज वी नो कि यहां पर कोई ID नाम का फील्ड नहीं है। इफ यू कैन सर्च, यहां पर देखो मेरे पास दो ही फील्ड है, कैटेगरी नेम और स्टेटस, तो यहां पर कोई ID नाम का फील्ड नहीं है, तो वो इज सेट ब्लॉक पे नहीं जाएगा, वो ऑटोमेटिक कहां जाएगा, एल्स वाले ब्लॉक में। कैटेगरी क्रिएट की मदद से, कैटेगरी मॉडल जो कि हमने ऊपर कॉल किया हुआ है, वी नो, राइट। बस कैटेगरी कॉलन क्रिएट पैरम पास कर देंगे तो कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमने मैसेज पास कर दिया, कैटेगरी हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। कैच में वो वैसे ही नहीं जाएगा, लास्ट में जाके हमने रीडायरेक्ट कहां पर कर दिया, रीडायरेक्ट टू ऑल कैटेगरीज पेज। यहां पर हमने राउट डिफाइन कर दिया विद स्टेटस मैसेज, ठीक है, सिंपल सा है। अब एक कैटेगरी क्रिएट करके देख लेते हैं। पहले मैं कुछ भी फिल नहीं करा, सेव करूंगा डायरेक्ट, तो देखो मैसेज आ गया, जो कि जाहिर सी बात है ट्राई कैच की मदद से आ रहा है। ये बोला कॉलम कैटेगरी कैन नॉट बी नल, राइट। तो भाई बना देते हैं, क्या दिक्कत है, हम बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल कौन सी कैटेगरी बनाए, हम बना देते हैं
ट्रेवल बनी हुई है, देख लेते हैं कौन सी बनी हुई है। ट्रेवल बनी हुई है, हम कौन सी बनाए जल्दी बताओ। हम बना देते हैं फॉर एग्जांपल लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है। हमने ऑप्शन भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, स्टेटस सेव। तो देखो कैटेगरी हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये रहा लेटेस्ट न्यूज़ सबसे ऊपर आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है इसको भी समझ लेते हैं। चलो भाई, आई बिलीव क्रिएट किस तरीके से हुआ समझ में आ गया। अब हम दूसरे राउट पे आ गए जो कि है कैटेगरीज का लिस्ट राउट। तो उसका फंक्शन कौन सा है, उसका फंक्शन है ये वाला कैटेगरीज राउट। देखते हो यूआरएल में क्या बन रहा है, admin/categories। मैंने ग्रुप किया हुआ है ऑलरेडी, ये मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। तो राउट हमारा कैटेगरीज, फंक्शन भी हमारा कैटेगरीज। तो चलते हैं ऐप कंट्रोलर के अंदर, ये रहा हमारा कैटेगरीज फंक्शन। मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ना माय डियर, कमेंट डाल के स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी वे में बता रहा हूँ, किसी भी फ्रेशर को बहुत आसानी से समझ में आ सकता है, ठीक है। अब हम कैटेगरी मॉडल को यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले। तो क्यों देखेंगे, बिकॉज वहाँ पर हमने रिलेशनशिप डिफाइन करके रखी है। बिकॉज हमने वहाँ पर डेटाबेस के अंदर यूजर की आईडी को भी तो स्टोर किया है ना, और आगे जाके क्या होगा, एक कैटेगरी जो है वो मल्टीपल ब्लॉग से भी लिंक होगी, राइट। तो हम चलते हैं मॉडल्स में। हमारे पास मॉडल्स की देखो मैंने कमांड तो नहीं बताई, बट आपको पता होना चाहिए मॉडल किस तरीके से बनते हैं। ये रहा हमारा कैटेगरी मॉडल। यहाँ पर हमने बेसिक सी डेफिनेशन डिफाइन कर दी, टेबल का नाम, प्राइमरी की और फिलेबल जो भी हमारे फील्ड्स हैं उनको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये फंक्शन थोड़ा ध्यान से समझना। अभी मैं डेटाबेस में देखो जो यूआरएल स्लग बना ना, आपको याद होना चाहिए मैंने डेटाबेस के अंदर यूआरएल स्लग नाम का भी एक कॉलम बनाया, उसको समझो। हम चलते हैं कैटेगरीज टेबल पे। ये देखो लास्ट में लेटेस्ट न्यूज़ क्रिएट हो गई और इसका यूआरएल स्लग देखो क्या बना, latest-न्यूज़। ये किस तरीके से बन रहा है, ये माय डियर कुछ इस तरीके से बन रहा है। हमने मॉडल के अंदर एक बूट फंक्शन को डिफाइन करके रखा है जो कि क्या कर रहा है, क्रिएटिंग और अपडेटिंग में बस ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है। ये देखो यार, टू बी ऑनेस्ट मैंने गूगल किया, मुझे एक फिक्स कोड मिल गया और मैंने यहाँ पे रख दिया। बेसिकली क्या होता है कि लारावेल बहुत कमाल चीज़ है यार। आपको यूआरएल स्लग भी बनाना है ना, तो बस ये str क्लास को ओपन करो, वो ऑटोमेटिक बना देगा, ठीक है। यहाँ अपने str को कॉल किया, ठीक है। इस str की मदद से एक स्लग ऑटोमेटिक बन जाएगा। किसकी मदद से, कैटेगरी नेम की मदद से। बेसिकली करता क्या है ये, जो भी कैटेगरी का नाम आपने टाइप किया उसको एक तो लोअर केस में ट्रांसफॉर्म कर देगा, ठीक है, और जितना भी स्पेस होगा बीच में उनको रिप्लेस कर देगा हाइफन से, और अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर डालोगे तो उनको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही कैटेगरी की मदद से आप डेटा क्रिएट करोगे तो ये वाला पार्ट कॉल होगा, और अपडेट करोगे तो ये वाला पार्ट कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक स्लग बना रहा है, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम खुद से किस तरीके से बना सकते हैं, जब हम ब्लॉग पाएंगे तब हम समझेंगे, ठीक है। मैंने दोनों चीजें एक्सप्लेन की है, डोंट वरी। अब उसके बाद मैं रिलेशनशिप बताने वाला था। हमने दो रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन किए, एक यूजर के साथ और एक ब्लॉग्स के साथ। यूजर के साथ जो रिलेशनशिप है वो सिंगल वाली है, मतलब एक ही यूजर होगा ना जो कैटेगरीज बनाएगा, बट जो ब्लॉग्स हैं वो बिलोंग्स टू मेनी होंगे। क्यों, बिकॉज एक कैटेगरी जो है वो मल्टीपल ब्लॉग्स के साथ एसोसिएट हो सकती है। समझ में आ रही मेरी कहानी, ठीक है। अब इस कैटेगरी मॉडल को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, इसकी ज़्यादा जरूरत है नहीं। वापस इस साइड बार को मिनिमाइज करते हैं। तो बस यहाँ पर हमने छोटा सा कोड लिखा, कैटेगरीज की मदद से हमने सेलेक्ट स्टार किया, सेलेक्ट स्टार। हम कैटेगरीज टेबल से सारे फील्ड लाएंगे विद यूजर, ऑर्डर बाय कर देंगे आईडी और डिसेंडिंग। सिंपल है, बस बाद में क्या किया, कैटेगरीज को पास कर दिया यूजिंग कॉम्पैक्ट फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन व्यू कौन सा है, एडमिन कैटेगरीज डॉट इंडेक्स। तो चलते हैं यहाँ पर व्यूज के अंदर, हम रिसोर्सेज एडमिन के अंदर ये रहा इंडेक्स पेज। बस इतना सिंपल सा लूप चला है यहाँ पर, ये रहा फॉर ईच लूप। डेटा टेबल है ये, मेक श्योर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। कैटेगरीज का लूप चलाया और टेबल के अंदर डेटा डाल दिया, वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो गया, ठीक है। एक चीज देखो यहाँ पे मैंने की डिफाइन की है, कैटेगरीज एज की। एरे का इंडेक्स होता है ना 0 1 2 3 से। यहाँ पे देखो ये जो डिफॉल्ट वैल्यू आ रही है कौन सी वाली, ये कॉलम देखो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये कैसे आ रहा है, ये इस की मदद से आ रहा है। तो डिफॉल्ट की क्या होती है, सॉरी स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है, एरे का 0 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया था 0 से, बट हमने प्री इंक्रीमेंट लगा दिया। तो 0 पहले क्या हो जाएगा 1, 1 क्या हो जाएगा 2। अगर मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो देखो सीरियल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। दैट इज वाई आई यूज्ड प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक 1 से स्टार्ट होगा और हमारा काम हो जाएगा, राइट। यहाँ पर हम चाहते तो आईडी यूज कर लेते, बट आईडी के साथ प्रॉब्लम क्या है, एक तो पहली बात तो ये सिक्योरिटी रीजन से हमें आईडी कभी शो नहीं करनी चाहिए, खासतौर से व्यू फाइल्स पे, चाहे एडमिन साइड हो या फिर फ्रंट एंड साइड हो। फ्रंट एंड साइड तो कतई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बट एडमिन साइड भी क्यों करें। हालांकि यूआरएल में शो होगी बट डायरेक्टली तो नहीं शो करें ना यार, यूजर को यहीं पे लिस्ट में कर दें।
तो कुछ इस तरीके से हम सीरियल नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। बाकी चीज़ आपको समझ में आ ही रही है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। स्टेटस आपको सभी के एक्टिव दिख रहे हैं। क्यों एक्टिव दिख रहे हैं? बिकॉज हमने यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगा के रखी हैं। अगर स्टेटस एक्टिव होगा, नहीं ये वाला नहीं, सॉरी ये बैज, ये वाला देखो, हमने स्पान बैज को यूज किया, ठीक है। अगर एक्टिव है तो बैज सक्सेस अप्लाई हो, एल्स में बैज डेंजर अप्लाई हो। क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम समझते हैं एडिट वाली फंक्शनैलिटी। यहां पर हमें दो एक्शन देखने को मिल रहे हैं, एडिट और इनएक्टिव। इनएक्टिव और एक्टिव पर बाद में आएंगे, पहले एडिट वाली फंक्शनैलिटी समझते हैं। अब एडिट पे हमने क्या करके रखा है, सिंपल सा राउट डिफाइन कर दिया, कैटेगरी डॉट एडिट और आईडी पास करके दी। तो जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा और यहां पर डेटा लोड होकर आ रहा है, राइट। अब एडिट वाला राउट कहां पे, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये रहा एडिट कैटेगरी जो कि एक आईडी रिसीव करेगा और इसका फंक्शन कौन सा है, एडिट कैटेगरी। तो चलते हैं एडिट कैटेगरी पे। अब हम आ गए अब एडिट कैटेगरी पे। एडिट कैटेगरी हम समझ चुके हैं, एडिट कैटेगरी ये रहा। यहाँ पर हमें आईडी रिसीव होगी, वैलिडेशन ऑफ पैरामीटर आईडी यू नीड टू अप्लाई। ये आपके लिए होमवर्क है भाई, जाहिर सी बात है ना, मैं यहाँ पे यूआरएल में कुछ भी पास कर सकता हूँ। तो ये देखो इस तरह की एरर आ गई, ये आपको हैंडल करनी है। यही तो वैलिडेशन है, ये आपको लगाना है और आपको हैंडल करना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, जो आईडी हमें मिली उस कैटेगरी का डेटा डायरेक्ट फाइंड करूंगा, कैटेगरी कॉलन कॉलन फाइंड, और ये डेटा मैंने पास कर दिया बस कॉम्पैक्ट की मदद से। और क्या किया, बस उसके बाद एडिट कैटेगरी पेज को खोल लेते हैं। वहां पर फॉर्म के ये रहा एडिट कैटेगरी, बस कुछ नहीं किया, डेटा जो आया हमारे पास उसको वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर डाल दिया, फॉर्म फील्ड के अंदर। यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को यूज करके सेलेक्टेड एट्रीब्यूट को यूज कर लिया, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने हिडन एक फील्ड लिया है। इस हिडन फील्ड के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, कैटेगरी की आईडी। क्यों डाल रहा हूँ, बिकॉज हमारा जो डेटाबेस के अंदर अपडेट करने वाला फंक्शन है वो वही है, स्टोर वाला, अलग से फंक्शन नहीं है। दैट इज वाई एम गोइंग विद कैटेगरीज डॉट स्टोर, और मुझे यहाँ पर एक नया कॉलम बनाना पड़ा जो कि हिडन है, पब्लिकली दिखाना नहीं है, ठीक है। अब हिडन है तो जाहिर सी बात है फॉर्म की रिक्वेस्ट के साथ तो जाएगा ही जाएगा। तो जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा हम वापस कहाँ पे आएंगे, ऐप कंट्रोलर के अंदर इस फंक्शन पे आएंगे, स्टोर कैटेगरी। इस बार क्या होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इज सेट वाली, बिकॉज उसको वो पार्ट मिलेगा ना। समझ में आ रही है मेरी बात, इज सेट आईडी मिलेगा, रिक्वेस्ट के साथ आईडी आ रही है, ठीक है। अनसेट कर दो मेथड को, हालांकि इस केस में मेथड जाएगा नहीं, मेथड पोस्ट ही होगा। ये बेसिकली उस केस में काम आता है जब हमारा जो फॉर्म मेथड, सॉरी जो रिक्वेस्ट मेथड होता है वो पुट होता है, ठीक है। इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, बट कोई बात नहीं, अगर होगा तो अनसेट कर देगा, अदरवाइज इग्नोर कर देगा। उसके बाद क्या क्या, कैटेगरी वेयर आईडी, जो हमारे पास आईडी आ रही है हमने परम के अंदर स्टोर कर ली थी। कंफ्यूज मत होना, ये परम के अंदर आईडी कहाँ से आई, यहाँ से आ रही है। हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट का डेटा आ रहा है हम परम के अंदर डाल रहे हैं। जो चीजें हमें नहीं चाहिए डेटाबेस में स्टोर करने के लिए उनको हम अनसेट करें, लाइक टोकन, लाइक मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे इस केस में आईडी होगी बिकॉज वी आर इन द एडिट पार्ट, और अपडेट कर देंगे हम परम को, जितना भी वैल्यूज आई वहां से वो अपडेट कर देंगे, दैट्स इट। और मैसेज पास कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, कैच में वो वैसे ही नहीं जाएगा और लास्ट में रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अपडेट करके देख लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसको स्टेटस को इनएक्टिव कर देता हूं और सेव कर देता हूं। तो देखो कैटेगरी न्यूज क्या होगी, इनएक्टिव होगी, रेड कलर में आ गया, बहुत सिंपल सा है, राइट। अब देखो यार ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं क्या ही बताऊं, बट आपकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर ब्रेक कर करके देखो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा के देखो, इको प्री प्रिंट आर, कि हाँ भाई परम के अंदर डेटा आ क्या रहा है, आई शुड चेक, राइट। देखो फॉर एग्जांपल मैंने एडिट किया, फिर से मैंने सेव किया, तो आपको कुछ इस तरीके का डेटा देखने को मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। सेव कर देंगे, रीलोड कर देंगे तो डेटा अपडेट हो गया। कहानी क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर एक्शन के अंदर एक्टिव इनएक्टिव दो बटन और मिल रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, हाइपरलिंक्स हैं, ठीक है। आई डोंट नो कि आपको नीचे लेफ्ट बॉटम में लिंक देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा ड्यूरिंग द एडिटिंग, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। अब एक्टिव इनएक्टिव के लिए मैंने क्या करके रखा है, एक सिंपल सा एक कॉमन फंक्शन बनाया है। कॉमन फंक्शन इन द सेंस बिकॉज एज आई अर्लियर सेड कि स्टेटस कॉलम ऑलमोस्ट हर टेबल के अंदर होगा, तो मैं एक कॉमन फंक्शन बनाऊंगा। मुझे बार बार हर एक मॉड्यूल के लिए अलग अलग फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं रहेगी स्टेटस को अपडेट करने के लिए, राइट। बिकॉज स्टेटस का जो नेम है वो भी स्टेटस ही है, फील्ड नेम आई मीन टू से। वैल्यूज भी ऑलमोस्ट सभी में सेम है, एक्टिव इनएक्टिव, ठीक है। और जो प्राइमरी की है उसका भी जो फील्ड है वो आईडी ही है, राइट। दैट इज वाई एम गोइंग विद अ सिंगल फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर क्या होगा, देखो ये तो राउट का नेम हो गया, अपडेट स्टेटस, गेट रिक्वेस्ट है, ये तीन आर्ग्यूमेंट को रिसीव करेगा, टेबल, आईडी और वैल्यू, ठीक है। एडमिन ऐप कंट्रोलर के अंदर हमने इसको डिफाइन करके रखा है, ऐप अपडेट स्टेटस, और ये राउट हो गया, ठीक है, नेम हो गया, सॉरी। अब हम इंडेक्स पे आते हैं। ये रहा हमारा कोड, देखो मैं साइड बार को मिनिमाइज कर देता हूं। अगर एक्टिव है
तो वहाँ पर एंकर टैग बनेगा अपडेट स्टेटस के साथ ही इनएक्टिव का, ठीक है, और एल्स में एक्टिव का। मतलब अगर कोई रिकॉर्ड एक्टिव है तो जाहिर सी बात है वो इनएक्टिव हो सकता है, और अगर कोई इनएक्टिव है तो वो एक्टिव हो सकता है। यू कैन सी हियर, अगर स्टेटस इनएक्टिव है तो बटन कौन सा आएगा, एक्टिव का, और अगर एक्टिव है स्टेटस तो बटन कौन सा आएगा, इनएक्टिव का, राइट। अब यहां पर मैं देखो क्या कर रहा हूं, दोनों में देखो सेम ही है, बस लेबल वैल्यू जो है वो डिफरेंस आ रही है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, टेबल नेम, जो कि हमने यहां पर ऐप कंट्रोल वेब के अंदर देखने को हमें मिल रहा है। पहला आर्ग्यूमेंट टेबल नेम, ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आईडी, प्राइमरी की आईडी की वैल्यू, ठीक है। वैल्यू नहीं पास, सॉरी, कॉलम की एज ए स्ट्रिंग नहीं पास करना है, हमें वैल्यू पास करनी है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आएगी वैल्यू, कि आपको वैल्यू क्या अपडेट करनी है, ओके। एक्टिव के केस में हम एक्टिव पास करेंगे और इनएक्टिव के केस में हम इनएक्टिव पास करेंगे। क्लियर है। अब हम चलते हैं इस फंक्शन पे। तो ये रहा हमारा अपडेट, सॉरी ऐप कंट्रोलर। इसके अंदर फंक्शन कौन सा है, अपडेट स्टेटस। इसको हम सर्च कर लेते हैं। ये आगे हम अपडेट स्टेटस पे देखो तीनों आर्ग्यूमेंट डिफाइन है, ओके। तो सबसे पहले परम डिफाइन करेंगे कि हाँ भाई स्टेटस नाम का तो कॉलम हमें पता है टेबल के अंदर कॉमन होगा, ठीक है। तो हम स्टेटस को अपडेट कर देंगे वैल्यू से, जो वैल्यू हमें यूआरएल में आ रही है हमारे पास, ठीक है। इसको देखो प्रिंट करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए। इको प्री प्रिंट आर, नॉट लाइक दैट, प्रिंट आर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, परम, ओके। एग्जिट कर देते हैं, सेव करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए एक्टिव वाले को क्लिक किया मैंने, तो देखो स्टेटस क्या बना, एक्टिव, बिकॉज यूआरएल में देखो क्या आ रहा है, एक्टिव आ रहा है लास्ट में, ओके। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, टेबल, जो कि कैटेगरीज है, और सेकंड नंबर पे क्या, 11, जो कि वैल्यू है, ओके। हो सकता है यूआरएल में कट हो रहा हो, तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। एको फॉर एग्जाम्पल मैंने किया टेबल कॉलन, स्पेस देते हैं थोड़ा सा, और लास्ट में आईडी भी इको कर देते हैं, स्पेस दिया, आईडी। एग्जिट हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ये देखो कैटेगरीज, जो कि यूआरएल में हमें देखने को मिल रहा है, और 11 नंबर पे क्या है, प्राइमरी की वैल्यू है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं डिलीट, बस। आईडी को हमने वेयर क्लोज में पास कर दिया, अपडेट। अब यहाँ पर हम डीबी की मदद से डेटा को अपडेट कर रहे हैं। टेबल के अंदर क्या पास करेंगे, जो टेबल हमें यूआरएल में मिल रही है, वेयर आईडी, राइट। सिंपल सा हमें आईडी यहाँ पे मिल ही रहा है। मैं चाहता तो ये वेयर को भी यहाँ पे डायरेक्ट पास कर सकता था, एरे ही है, ठीक है, बट कोई बात नहीं। अपडेट के अंदर हम पैरामीटर को पास कर देंगे। अब अगर अपडेट होगा तो क्या है, विद स्टेटस के साथ हम डेटा पास कर देंगे। अब जाहिर सी बात मैंने यहाँ पे मैसेज को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया कि अगर एक्टिव आए तो वहां पर मैसेज एक्टिवेटेड के साथ जाए, लाइक रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, और इनएक्टिव आएगा तो रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली इनएक्टिवेटेड, कुछ इस तरीके से शो होगा। अगर अपडेट नहीं होगा तो वो एल्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। हम करते हैं रीलोड, ये देखो क्या आया, रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, और ये रिकॉर्ड भी एक्टिव हो चुका है। अगर मैं इनएक्टिव करूंगा तो वापस इनएक्टिव हो जाएगा। और हमने क्या कर रखा है, वापस रीडायरेक्ट कहाँ पे करके रखा है, यहाँ पे कैटेगरीज पे नहीं करना था, बैक करना था। जैसे हम सक्सेस पे कर रहे हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी बैक ही करना है, एरर में भी। अदरवाइज वो सभी के केस में कैटेगरीज पे जाएगा। ये एक एरर थी, एरर तो नहीं, छोटी सी बग थी, ठीक है। क्लियर है कहानी। तो यहाँ पर हमारा कैटेगरीज मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्लॉग्स की तरफ। ओके, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग मॉड्यूल नाउ। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, जो कैटेगरीज की फाइल्स हैं उन सबको क्लोज कर देते हैं, बिकॉज फाइल्स में मैं जल्दी जल्दी मूव कर रहा हूँ तो शायद आपको कन्फ्यूजन रहे। हो सकता है कई बार मैं साइड बार को भी मिनिमाइज कर देता हूँ तो भी कन्फ्यूजन रहे, तो थोड़ा फोकस होकर चीज़ों को समझना। एंड एज आई अर्लियर सेड, कैटेगरी मॉड्यूल तक समझ लिया तो कोशिश करो कि वहाँ तक चीज़ों खुद से बना लो। ब्लॉग तभी स्टार्ट करना जब कैटेगरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ऐसा ना करना कि पहले पूरी वीडियो देखूंगा और उसके बाद कोड करूंगा, जो कि मैंने गिटहब पे ऑलरेडी दिया हुआ है, वहां से देख देख के कर दूंगा, कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। चीज़ें समझ रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो तो कोशिश करो कि हाँ समझ लिया, अब कोड हाथ से करूंगा। जहां पे भी फंसोगे वहां पे आके वीडियो दोबारा देखो, या फिर जो कन्फ्यूजन है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, उस सेक्शन को दोबारा देखो। कोड में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए गिटहब है ऑलरेडी, वहां से रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं ब्लॉग मॉड्यूल पे, एडमिन की साइड, ओके। अब यहाँ पे भी देखो ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शनैलिटी होगी जो कि हमने कैटेगरी में की है। सबसे पहले हमारे पास जो राउट है वो ब्लॉग्स का है, जहाँ पर हम ब्लॉग्स की लिस्टिंग दिखा रहे हैं, मैनेज ब्लॉग्स के अंदर मैनेज, ठीक है। उसके बाद दूसरा राउट हमारे पास ऐड ब्लॉग का, इसका एक फंक्शन होगा ऐड ब्लॉग, जो कि जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें देखने को मिल ही रहा है ब्लॉग्स के अंदर ऐड ब्लॉग, ओके। तीसरा नंबर राउट है एडिट ब्लॉग, जो कि जाहिर सी बात है एडिट के लिए काम आएगा। स्टोर ब्लॉग मतलब जैसे हमने स्टोर कैटेगरी किया उसी तरीके से हम स्टोर ब्लॉग भी करेंगे। दो एक्शन हो सकते हैं वहां पर, आइदर इंसर्ट और अपडेट, राइट। और लास्ट मॉड्यूल बनेगा, सॉरी लास्ट राउट इसी में बनेगा blog/id, जो कि ब्लॉग को व्यू करने के काम आएगा। मतलब ब्लॉग की जितनी भी डिटेल हम मैनेज कर रहे हैं उसको हम व्यू मोड पर देख पाएंगे, ठीक है।
चलो अब सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ पर, ऐड ब्लॉग पे चलें, वो थोड़ा सही रहेगा नहीं क्या, क्योंकि हमारे सामने ये फॉर्म खुला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ऐड ब्लॉग का कौन सा है फंक्शन, ये रहा, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। ठीक है ताकि हम डायरेक्टली इसकी उस पर्टिकुलर फंक्शन पे पहुँच जाए। अब इस फंक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है मल्टी सिलेक्शन वाली, जहाँ पर हम कैटेगरीज को मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आप विंडोज़ पे हो तो मल्टीपल सेलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा और सेलेक्ट करना पड़ेगा माउस के साथ। ठीक है, और अगर आप मैक पर हो तो आपको कमांड बटन दबाना है। ठीक है, कीबोर्ड पे। और अगर सिंगल सिलेक्शन करना है तो बस ये सिंगल सिलेक्शन हो ही रहा है, जैसे जैसे आप क्लिक करोगे वो सेलेक्ट होता जाएगा। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल या फिर कमांड। ठीक है, ओके। अब बात ये आती है कि ये कैटेगरीज आ कैसे रही है, बहुत सिंपल सी है। ये देखो इतना सा कोड हमने करके रखा है। हम कैटेगरीज से क्या लेके आ रहे हैं, आईडी और कैटेगरीज ला रहे हैं, वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू एक्टिव। ध्यान देना, एक्टिव क्यों ला रहे हैं, बिकॉज आई डोंट वांट कि इनएक्टिव के अंदर कोई भी डेटा जाए। ये देखो लेटेस्ट न्यूज क्या है, इनएक्टिव है, तो क्या ये हमें ब्लॉग के अंदर देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बाकी सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टेटस इसीलिए होता है कि भाई अगर कोई रिकॉर्ड आपका इनएक्टिव हो गया, मतलब एक तरह से कि वो यूजफुल नहीं है, दैट इज वाई एडमिन ने उसको इनएक्टिव कर दिया। अब उसके अंदर ना ही ब्लॉग क्रिएट होंगे, हाँ वो अलग बात है कि प्रीवियसली जो ब्लॉग क्रिएटेड है उनको एडिट करेंगे तो वो ब्लॉग तो एडिट हो पाएंगे बट वो कैटेगरी नहीं दिखेगी। क्लियर है, ओके। बस यहां से हमने कैटेगरीज को गेट किया, ऑर्डर बाय कैटेगरी नेम लगा दिया। असेंडिंग डिसेंडिंग पास नहीं किया बिकॉज डिफॉल्ट जो होता है वो असेंडिंग ही होता है। डिसेंडिंग करना है तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है, चलो अभी असेंडिंग भी चलते हैं सॉरी। और बस क्या किया बाद में, डेटा को अटैच कर दिया व्यू के अंदर। ये देखो मैंने एक एसोसिएटिव एरे बनाया है। ठीक है, डेटा के अंदर कि डेटा के अंदर क्या पास कर दिया, कैटेगरीज की रख दी और डेटा को डायरेक्टली पास कर दिया। ओके, अब हम आएंगे कहाँ पर, व्यू फाइल पे आते हैं, एडमिन की साइड। कैटेगरीज को बंद कर देते हैं, एडमिन के अंदर ब्लॉग, ये रहा ऐड फाइल, ये रहा हमारा फॉर्म देखने को मिल रहा है, ये रहा हमारा फॉर्म। अब इसमें देखो एक एनक्रिप्शन टाइप मैंने रखा है मल्टीपार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, क्यों, बिकॉज हमें यहाँ पर एक फाइल भी अपलोड करनी है तो मैंडेटरी होता है। ठीक है, एक्शन के अंदर हमारा क्या है, राउट ब्लॉग्स डॉट स्टोर, बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, ब्लॉग टाइटल, इमेज। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। कैटेगरी आईडी, यहाँ पर हम कैटेगरी आईडी को एक एरे बना रहे हैं, क्यों, बिकॉज वी नो कि कैटेगरी जो है वो मल्टीपल सेलेक्ट हो सकती है। जहाँ पर भी ऑप्शन मल्टीपल हो जाता है वहाँ पर हमें एरे बनाना पड़ेगा, ये चीज़ समझना। ठीक है, ये ध्यान से देख लो ये वाला कोड। और कब मल्टीपल सिलेक्शन हो सकता है, जब हमारे पास चेक बॉक्स हो। अभी हमारे पास चेक बॉक्स नहीं है तो उस पार्ट को इग्नोर करो। अभी हमारे पास मल्टी सिलेक्शन वाली ड्रॉप डाउन है, आप चाहो तो इस पार्ट को कैटेगरीज को भी चेक बॉक्स में बना सकते हो, राइट। बट जो नेम एट्रीब्यूट होगा वो एरे होगा उस केस में। ठीक है, बस उसके बाद में क्या किया, हमने लूप चलाया और कैटेगरीज को डिस्प्ले कर दिया। क्लियर है, स्टेटस कॉलम सेम है जैसे कैटेगरी में था। उसके बाद हमने एक रेडियो बटन बनाया, डिस्प्ले ऑन होम। अब डिस्प्ले ऑन होम का क्या मतलब है कि भाई हमारा जो ये होम पेज है ना, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर सारे ब्लॉग डिस्प्ले हों, वही ब्लॉग डिस्प्ले होंगे जिसको हम डिस्प्ले ऑन होम में यस पास करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट, तो ये रहा हमारा यस और नो, जिस चीज़ पे यस होगा वो ब्लॉग्स होम पेज पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में हमने एक एडिटर बना रखा है, CK एडिटर, जिसके अंदर आप बेसिकली कह सकते हैं कि बोल्ड, इटैलिक, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन है, आप अपने लेवल पर देख लेना। अब ये मैं कैसे लेकर आया वो चीज़ समझो। ठीक है बेसिकली आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो हाउ टू ऐड CK एडिटर इन HTML और इस तरीके से, बट मैं अब ऑलरेडी मैंने करके रखा तो मैं बता ही देता हूँ। ऐप को मिनिमाइज कर देता हूँ। हम चलते हैं जो लेआउट फाइल है ना एडमिन की, लेआउट की, एडमिन की कौन सी है, लेआउट फोल्डर के अंदर एडमिन -ऐप, इसके अंदर मैंने क्या करके रखा है, CK एडिटर की प्रॉपर्टी मैंने कहाँ कॉल करके रखी है, CK एडिटर, ये रहा। कुछ नहीं है, बस एक स्क्रिप्ट फाइल है, ये इतनी सी स्क्रिप्ट फाइल देखो गौर से, ऑनलाइन ही लेके आ रहा हूँ मैं। चाहो तो आप इसको कॉपी करो, इसको किसी URL में खोलो। ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी, इसको पूरा कॉपी करो, यहाँ पर एक नई फाइल बनाओ, jQuery फाइल, ठीक है, .js फाइल। ठीक है, एक नई फाइल बनाओ .js, इसके अंदर कोड पेस्ट करो, सेव करो किसी डायरेक्टरी में, किसी फोल्डर में, और उसको यहाँ पर कॉल कर दो समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैंने बता दिया किस तरीके से लोकल पे लेके आना है। नाउ इट्स कंप्लीटली अप टू यू। मैं अभी लाइव पे चल रहा हूँ, मतलब सर्वर से ही लेके आ रहा हूँ इन्हीं के। ठीक है, बस इसको कॉल करना और ये इतना सा कोड रख देना है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखो, क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हमने एक आईडी पास की कंटेंट, तो हमें बस क्या करना है, जो हमारा टेक्स्ट एरिया होगा ना, डिस्क्रिप्शन वाला टेक्स्ट एरिया, इसको आईडी पास कर देनी है कंटेंट। तो इस वेबसाइट के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर जहां पे भी आप टेक्स्ट एरिया यूज करोगे और उसकी आईडी कंटेंट रख दोगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें,
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस सी के एडिटर में। क्लियर है, चलो ठीक है भाई। बस लास्ट में सबमिट बटन है। अब हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले जैसे ही डेटा फिल होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहीं से डेटा कॉपी कर लेता हूँ किसी में से। फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्लॉग का टाइटल कॉपी किया, ठीक है, इमेज अपलोड कर ही देते हैं, एक इमेज अरे यार ये क्या हुआ, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैंने फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज सेलेक्ट की, ओपन किया इसको, कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये 3, ठीक है, बिजनेस, क्रिएटिव और डिज़ाइन। डिस्प्ले ऑन होम को यस कर देता हूँ, स्टेटस में एक्टिव नहीं इनएक्टिव कर देता हूँ, ठीक है, और कंटेंट में इसी पैराग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ विद हैशटैग्स, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैं डिलीट करूँगा एग्जिस्टिंग को, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक भी कर सकता हूँ, मैंने कर दिया, ये देखो बोल्ड हो गया। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ अगर नहीं दिख रहा तो, ये देखो बोल्ड हुआ है ना, ठीक है। अब मैं वापस कंट्रोल 0 कर देता हूँ। अब हम जैसे सेव करेंगे तो डेटाबेस में तो स्टोर होगा, बट हम पहले स्टोर फंक्शन तो देख लें। ये रहा हमारा स्टोर ब्लॉग, ये रहा ना स्टोर ब्लॉग, इस पे आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज हमने राउट डिफाइन किया हुआ है, ये रहा स्टोर ब्लॉग, ओके। तो स्टोर ब्लॉग पे जाहिर सी बात है वैलिडेशन आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको लगाना है, ठीक है। मैंने उसके बाद क्या किया, एक परम नाम का एक एरे बना लिया, इसके अंदर 1 by 1 एक वैल्यूज ले ली। देखो मैं अलग अलग तरीके से आपको काम सिखा रहा हूँ। कैटेगरीज के अंदर मैंने डायरेक्ट पूरी की पूरी बॉडी रिक्वेस्ट डाल दी थी, यहाँ पे मैं पूरी की पूरी बॉडी रिक्वेस्ट ना डाल के एक एक फील्ड को भी एक एरे के अंदर ले रहा हूँ। तो हमने एक ही काम को 2 अलग अलग तरीके से भी करके देखा है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो कंफ्यूजन में मत रहना कि वहां तो मैंने रिक्वेस्ट ऑल किया था, एक ही मतलब बनता है दोनों का, ठीक है। यहाँ पे मैं कस्टम एसोसिएटिव एरे बना रहा हूँ, और वहां पे मुझे पता था कि पूरा का पूरा एरे आ ही रहा है, तो मैं उसको डायरेक्टली परम के अंदर ले रहा था, कैटेगरी के अंदर, ठीक है। ब्लॉग टाइटल में टाइटल ले लिया, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन ले लिया, स्टेटस में स्टेटस ले लिया, और एक यूजर आईडी बना दी, गेट कर ली ना ऑथ की, ठीक है। अब डिस्प्ले ऑन होम, ये चीज समझो, बिकॉज वी नो डिस्प्ले ऑन होम जो है वो एक रेडियो बटन है, तो उस पर हमेशा कंडीशन लगानी पड़ती है। ये इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है, एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन को भी नहीं पता होता कि रेडियो बटन को किस तरह से टैकल किया जाता है फॉर्म सबमिशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रेडियो बटन सेलेक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, बिकॉज रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको किस तरीके से टैकल करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक इफ ब्लॉक लगाना पड़ता है। मैंने इफ नहीं लगाया, मैंने टर्नरी ऑपरेटर के साथ में गया हूँ, तो हमारा काम तो बन ही जाएगा ना। डिस्प्ले ऑन होम में आइदर 1 आएगा और 0 आएगा। यूआरएल स्लग, अब इसको देखो, मैंने इस यूआरएल स्लग को एक कस्टम फंक्शन से कह सकते हैं कि बनाया। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप चाहो तो कस्टम फंक्शन भी बना सकते हो, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। कैटेगरी में हमने लारावेल ने जो डिफॉल्ट फीचर दिया हमें मॉडल की मदद से, हमने वो बना लिया। अब खुद का फंक्शन बना के हम किस तरीके से कर सकते हैं वो समझो। जनरेट यूआरएल स्लग, नीचे एक फंक्शन बना हुआ है इसी कंट्रोलर के अंदर, वो उस पर हम जाएंगे। उस पर हम बेसिकली 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक तो टाइटल, जाहिर सी बात है जो नेम या फिर टाइटल होता है उसी के बिहाफ पे बनता है, और दूसरा है टेबल का नाम। ये मैं 2 आर्ग्यूमेंट क्यों पास कर रहा हूँ, वो इस वजह से ताकि एक ही फंक्शन से हम अलग अलग टेबल पे यूआरएल स्लग बना पाए, ठीक है। बेसिकली मैंने टेबल का जो नाम है वो डायनेमिकली पास किया, ओके। अब हम चलते हैं जनरेट यूआरएल स्लग पे। अब स्लग देखो बेसिकली होता क्या है, स्लग मैं आपको डेटाबेस में मैंने ऑलरेडी दिखाई है कैटेगरी के केस में, बट कई बार क्या होता है ना कि कैटेगरी तो चलो हमने फिर भी यूनिक बना दी डेटाबेस के अंदर, बट ब्लॉग का जो टाइटल होता है वो यूनिक नहीं होता। अगर एक ब्लॉग बना फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, तो कल दूसरा भी बन सकता है हेलो वर्ल्ड, परसों तीसरा भी बन सकता है हेलो वर्ल्ड, बट फिर तीनों का राउट क्या बन जाएगा, तीनों का राउट कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल आज बना मैंने हेलो वर्ल्ड, ठीक है, कल बनाया मैंने हेलो वर्ल्ड, टाइटल हेलो वर्ल्ड ही है, तो उसका यूआरएल भी स्लग भी तो हेलो वर्ल्ड बन जाएगा, जो कि गलत होगा। फिर यूआरएल स्लग हमेशा कॉमन होना चाहिए। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जिस दिन हेलो वर्ल्ड नाम का टाइटल फिर से आया तो उसका जो स्लग है उसको ये कर देगा हेलो वर्ल्ड 2। फिर तीसरे दिन हेलो वर्ल्ड आया टाइटल, तो उसको यूआरएल स्लग हेलो वर्ल्ड 3 कर देगा, फिर 4 कर देगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कुछ इस तरीके से ये फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन को आप अपने लेवल पर अच्छे से स्टडी कर सकते हो। सबसे पहले क्या किया, सिंपली जो टाइटल आ रहा है उसमें से स्पेशल सिंबल को रिमूव किया, ठीक है, ट्रिम कर दिया, मतलब आगे पीछे अगर कोई स्पेस रह रहा है ब्लैंक स्पेस तो उसको रिमूव हो रहा है, और str टू लोअर मतलब स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अगर टाइटल नहीं आ रहा तो स्लग में डिफॉल्ट टाइटल रख दिया हमने अनटाइटल, ओके। उसके बाद में हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग यूआरएल स्लग ब्लॉग टेबल से, इस केस में हमारे पास ब्लॉग आ रही है ना यूआरएल पैरामीटर में, कैटेगरी होगा तो कैटेगरी आ जाएगा, और यूआरएल स्लग जो कॉलम है हम हर टेबल के अंदर कॉमन लेके चल रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपको लगता है कि हर टेबल के अंदर अलग अलग कॉलम हो सकते हैं तो क्या है, एक आर्गुमेंट रिसीव कर लो, जिस तरीके से हम टेबल का नाम रिसीव करें उसी तरीके से आप फील्ड का भी नाम रिसीव कर लो, क्या फर्क पड़ता है।
ठीक है, implode की मदद से क्या हो रहा है, कॉमा सेपरेटेड में वो सारे के सारे एग्जिस्टिंग यूआरएल हमारे पास आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेलो वर्ल्ड नाम के दो आते, हेलो कुछ इस तरीके से लगाते हैं, हेलो वर्ल्ड, दूसरा था हेलो हाइफन वर्ल्ड 2, ठीक है। तो वो दोनों क्या होते हैं, कॉमा सेपरेटेड में आते हैं, कुछ इस तरीके से आते। फिर हमने क्या किया, एक्सप्लोड कर दिया, उसको एक एरे में कन्वर्ट कर दिया, तो ये दोनों एक एरे में बन जाते। और बस यहाँ पे हमने एक एरे का लूप चला के ये चेक कर लिया कि भाई सफिक्स ग्रेटर देन 2 हो रही है, मतलब सफिक्स को इंक्रीमेंट कर दिया। अगर 2 ऑलरेडी है तो वो 3 हो जाएगा, 3 ऑलरेडी है तो वो 4 हो जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन को आप अपने लेवल पर ब्रेक डाउन करके जरूर देखना, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, वापस चलते हैं हम वहीं पे जहाँ पे इसको कॉल कर रहे थे। बस इस तरीके से हमारे पास एक यूनिक यूआरएल स्लग बन के आ जाएगा, जिसको हमने पैरम के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है भाई। अब फाइल हैंडलिंग को तुम समझो। फाइल हैंडलिंग बेसिकली ऑप्शनल है, मतलब इमेज जो है वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं अपलोड हो ही हो, ठीक है। तो ये इफ ब्लॉक है ना, ये हमारा काम आ रहा है फाइल अपलोड करनी है। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट फाइल इमेज, हमारे जो फाइल एट्रीब्यूट था उसका नेम क्या है, इमेज। तो हमें यही चेक करना है कि भाई रिक्वेस्ट के अंदर इमेज नाम का कोई की आ रहा है या फिर नहीं। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक बार इसको मैंने किया प्रिंट आर कर देता हूँ, ताकि हमें पता तो चले कि रिक्वेस्ट में आ क्या रहा है। रिक्वेस्ट ऑल कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं एग्जिट, सेव करते हैं। अब करते हैं सेव, तो ये देखो ये पूरी की पूरी रिक्वेस्ट है, ये देखो इमेज एट्रीब्यूट, इमेज की कुछ तो इस तरीके का डेटा आ रहा है, हमें नहीं समझना क्या आ रहा है क्या नहीं, ठीक है। फाइल बन रही है, हाँ भाई इमेज नाम की की आ रही है। अब क्या करना है, हमें उसको एक रेफरेंस एक वेरिएबल में ले लेंगे, जो भी फाइल जो भी डेटा आ रहा है इमेज के अंदर, एक यूनिक नेम जनरेट करेंगे फाइल की मदद से, गेट क्लाइंट ओरिजिनल नेम, जो कि ओरिजिनल नेम क्या है, ओरिजिनल नेम है फाइल का ये रहा img-04.jpg, ये ओरिजिनल नेम है। और उसके अंदर हम टाइम स्टैम्प भी ऐड कर रहे हैं अंडरस्कोर के साथ। वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हर एक फाइल का नाम जो वो यूनिक रहे। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद क्या करें, मूव द फाइल टू द पब्लिक स्टोरेज, पब्लिक स्लैश स्टोरेज, मतलब जनरली लारावेल के अंदर जब भी हम फाइल्स को अपलोड करते हैं तो इन जनरल तो वो फाइल जो होती है, जब कभी भी हमें फाइल्स अपलोडिंग करना होता है तो हम स्टोरेज फोल्डर के अंदर करते हैं। ये देखो स्टोरेज है ना, स्टोरेज के अंदर किया जाता है इन जनरल, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर आप कहीं देखो कि यार फाइल तो अपलोड स्टोरेज में हो रही है, वसीम ने तो पब्लिक में बताया था, तो मैं बता रहा हूँ ना फाइल अपलोड स्टोरेज में होती है इन जनरल, बट मैं स्टोरेज के साथ नहीं जा रहा, मैं पब्लिक के साथ जा रहा हूँ, मेरी मर्जी, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मैं एंड ऑफ द डे फाइल अपलोड को समझना है, ना कि कौन से फाइल फोल्डर में अपलोड हो रही है, दोनों में कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम कहाँ पे अपलोड करेंगे, पब्लिक पाथ के अंदर अपलोड्स नाम के फोल्डर में। ये रहा अपलोड्स नाम का फोल्डर बना हुआ होगा तो वो ऑलरेडी उस पर मूव कर देगा, और अगर नहीं बनी हुई होगी तो वो पहले फोल्डर बनाएगा और उसके अंदर फाइल को अपलोड कर देगा। यहाँ पे फाइल का नाम आ गया जो हमने यहाँ पे नया बनाया है, ठीक है। तो इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, फाइल अपलोड हो जाएगी। और इस लाइन ऑफ कोड से हम क्या कर रहे हैं, जो फाइल अपलोड हुई उसका नाम विद फोल्डर नेम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो परम के अंदर हमने img नाम, इमेज नाम का हमारा टैग हो जाएगा, की हो जाएगी, उसके अंदर हम फोल्डर के नेम के साथ में फाइल का नेम ले रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। बस इतना ही तो कोड है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, परम जो परम वेरिएबल है, परम एरे है, वो पूरा सेट है विद ऑल द कीज। उसके बाद क्या है ये वाले कंडीशन आप स्किप करो, बिकॉज वी नो कि ये अपडेट के टाइम काम आएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। एल्स में तो ब्लॉग को क्रिएट कर देगा, लास्ट ब्लॉग आईडी गेट करेंगे और मैसेज पास कर देंगे, ब्लॉग हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। बट वेट, यहां पर हमने देखा कि ब्लॉग क्रिएट तो हो जाएगा, बट ब्लॉग की जो कैटेगरीज है उनका क्या, ब्लॉग की देखो, ब्लॉग की कैटेगरीज जो है 3 आ रही है, 0 1 2 पे देखो 9 7 8, इनको तो हमने कहीं स्टोर किया नहीं। तो अब हम जाएंगे कहाँ पे, ब्लॉग कैटेगरीज टेबल पे, ठीक है। अब ये देखो ये लॉजिक, क्रिएट द एंट्री ऑफ ब्लॉग कैटेगरीज। हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि भाई कैटेगरी आईडी आ रही है या फिर नहीं, और काउंट चेक कर लेंगे, मतलब एरे ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज है उनको डिलीट कर दिया। वो इस वजह से, बिकॉज अदरवाइज होगा क्या, सेम कैटेगरीज डुप्लीकेट हो जाएंगी एक ही ब्लॉक पे, एडिट के केस में। ये काम एडिट के केस की वजह से हमने किया है, ठीक है। इन जनरल मैं रिकमेंड नहीं करता, और जनरली अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं मानी जाती डेटा को परमानेंट डिलीट करने का, बट कोई बात नहीं, हम चीज़ें सीख रहे हैं। अगर आपको परमानेंट डिलीट ना करना हो इन फ्यूचर तो आप एक कॉलम बना सकते हो इज डिलीटेड, और यहाँ पर डिलीट करने की बजाय उस कॉलम में वैल्यू अपडेट कर सकते हो 1 से, ठीक है। और इस डिलीटेड 1 होगा तो हम कहीं पे भी उसको यूज नहीं करेंगे। आप आगे आपको जहां पे भी ब्लॉक कैटेगरी से ब्लॉक कैटेगरी से डेटा लाना हो तो बस एक वेयर क्लोज पास करना है कि इज डिलीट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्लियर है,
बस उसके बाद में हमने क्या करना है, कैटेगरी आईडी का लूप चलाना है, एक नया परम बनाएंगे, सी परम कैटेगरी परम वी कैन से, और यहाँ पर डेटा को पास कर देंगे, ब्लॉग आईडी और कैटेगरी आईडी जो कि यहाँ से आ रही है हमारे पास। तो इस इफ ब्लॉक से क्या होगा, एग्जिस्टिंग ब्लॉक कैटेगरीज डिलीट हो जाएगी और जो नई आ रही है हमारे पास वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, बस अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इस डेटा को, इस कोड को करते हैं डिलीट, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो देखो हमारी एक नई एंट्री क्रिएट हो चुकी है। यही था सबसे पहले, डिफॉल्ट देखो इनएक्टिव आ रहा है। क्लियर है कहानी। अब यहां पर जो है हम चलते हैं इंडेक्स वाला फंक्शन देखते हैं। ठीक है, ब्लॉक के अंदर ये वाला फंक्शन ब्लॉक्स इंडेक्स, फंक्शन का नाम क्या है, ब्लॉग्स ही है, कोई बात नहीं, हम ब्लॉग्स पे ही चलते हैं। ये रहा ब्लॉग्स। ब्लॉक फंक्शन एक लाइन का कोड है, सिमिलर टू कैटेगरीज। ब्लॉक के अंदर से हमने सेलेक्ट कर लिया स्टार विद यूजर। अब ब्लॉक मॉडल पे भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हमने रिलेशनशिप को डिफाइन किया हुआ है। हम चलते हैं मॉडल के अंदर, ये रहा मॉडल, ब्लॉक मॉडल। ठीक है, जो बेसिक डेटा है वो ऊपर डिफाइंड है, उसके बाद यूजर की रिलेशनशिप हो गई और कैटेगरीज की रिलेशनशिप हो गई। क्यों, बिकॉज एंड ऑफ द डे होगा क्या यार, एक ब्लॉक मल्टीपल कैटेगरीज से एसोसिएट होगा ना, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वही बात है। ठीक है, इसको बंद किया। उसके बाद में ऑर्डर आईडी, ऑर्डर बाय क्या कर दिया, आईडी डिसेंडिंग, जो लेटेस्ट रिकॉर्ड क्रिएट होगा वो टॉप पे दिखना चाहिए। और लास्ट में क्या कर दिया, बस जो डेटा कॉल किया उसको पास कर दिया यूजिंग कॉम्पैक्ट फंक्शन। अब हम चलते हैं इंडेक्स फंक्शन, इंडेक्स वाली फाइल पे, व्यूज रिसोर्सेज के अंदर लेआउट को बंद कर देते हैं, एडमिन, एडमिन के अंदर ब्लॉग्स के अंदर इंडेक्स। यहाँ पे वही है, सिंपल सा लूप चला हुआ है जैसा हमने कैटेगरीज के अंदर देखा, कोई नई चीज नहीं है, डिट्टो लूप है। और ये देखो अपडेट स्टेटस सेम फंक्शन है। यही कमाल होता है कॉमन फंक्शन बनाने का, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपली मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया, टेबल का नाम चेंज किया, बस यहाँ पे ब्लॉग्स कर दिया, वहाँ पे कैटेगरीज था, ऑटोमेटिक काम हो गया। अब इस कोड को मैं क्या एक्सप्लेन करूँ यार, राइट। अगर मैं एक्टिव करूंगा तो एक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव करूंगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एडिट वाले देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद व्यू वाला देखेंगे। ओके, अब एडिट का भी हमने राउट बना के रखा है। एडिट वाला लिंक ये रहा, ब्लॉग्स डॉट एडिट, जिसके अंदर आईडी पास कर दी एज ए पैरामीटर। हम एडिट पर क्लिक करते हैं, वी नो हमें सारा का सारा डेटा फिलेबल मिलेगा और इमेज भी देखने को मिल रही है। ठीक है, इस कोड को समझ लेते हैं। हम चलते हैं कहाँ पर, ऐप कंट्रोलर पर, यह रहा हमारा एडिट ब्लॉग। अब मैं डायरेक्ट आ गया हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ आपको राउट्स को। ओके, आगे भाई एडिट ब्लॉग में हमें आईडी देखने को मिल रही है। वैलिडेशन आपको लगाना पड़ेगा बिकॉज वी नो कि यूआरएल में कोई भी गड़बड़ी कर सकता है, राइट। एडमिन के केस में तो नहीं करेगा, बट अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, आप वैलिडेशन लगा दो। ओके, अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, गेट ऑल एक्टिव कैटेगरीज, जो कि हमें जाहिर सी बात है इस ड्रॉप डाउन में दिखानी है। ओके, उसके बाद में हमने क्या किया, कॉल द कैटेगरी डेटा, सॉरी नॉट द कैटेगरी डेटा, कॉल द ब्लॉग डेटा, ब्लॉग डेटा। ठीक है इस कोड में मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ ना ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो, आई एम नॉट गोइंग टू कमिट दैट। ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि आपको वहां पर कुछ और देखने को मिले, यहाँ पे जो मैं माइनर से कमेंट वगैरह में चेंजेस कर रहा हूँ वो मैं कमिट नहीं करूंगा। ओके, ब्लॉग के अंदर डेटा आ जाएगा उस आईडी के बिहाफ पे जो हमें यूआरएल में देखने को मिल रही है, 10 नंबर आईडी है इन दिस केस। और उसके बाद में हम क्या कह रहे हैं, गेट ऑल ब्लॉग कैटेगरीज इन कॉमा सेपरेटेड, मतलब ये कि भाई जो ऑलरेडी ब्लॉग कैटेगरीज थी ना, फॉर एग्जाम्पल हम डेटाबेस में जाके देख लेते हैं। ये रहा हमारा ब्लॉग वेबसाइट, ये रहा हमारा ब्लॉग कैटेगरीज टेबल। अभी देखो लास्ट में ये वाली कैटेगरीज की स्टोर हुई ब्लॉग नंबर 10 के बिहाफ पे, 9, 7 और 8। इन तीनों को हम कॉमा सेपरेटेड में गेट करेंगे। ठीक है, और लास्ट में उसको एक एरे में पास कर देंगे। क्यों पास कर रहे हैं एरे में, वो अभी मैं बताता हूं। वो इस वजह से बिकॉज आई हैव टू मार्क ऑल सेलेक्टेड कैटेगरीज एज सेलेक्टेड, मतलब जो मैंने ऐड के टाइम सेलेक्ट की वो यहां पर एज ए सेलेक्टेड दिखनी चाहिए ना, इस वजह से। तो मैंने क्या किया, उनको कॉमा सेपरेटेड में गेट किया। कहाँ गया कोड, अपडेट स्टेटस नहीं यार, ये रहा एडिट ब्लॉग, उनको कॉमा सेपरेटेड में गेट किया। ये देखो मैं चलो तुमको एको करके दिखा ही देता हूँ। एको ब्लॉग कैटेगरीज, एग्जिट करते हैं, रीलोड करते हैं। ये देखो कॉमा सेपरेटेड में आ गई 9, 7 और 8। इन तीनों को क्या कर दिया, बाद में एरे में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। लास्ट में देख लेते हैं, एको प्रिंट आर कर देते हैं, और यहाँ पर डेटा ब्लॉग कैटेगरीज, स्पेलिंग मिस्टेक है आई नो, बट मैं एग्जिट लगा दूँ पहले, फिर कॉपी पेस्ट कर देंगे, ब्लॉग कैटेगरीज। तो ये देखो क्या बन गया, एक एरे बन गया। ठीक है, ये इंप्लोड एक्सप्लोर फंक्शन है ना, बहुत कमाल की चीज़ है, PHP का फंक्शन है, यूज़ आता है। ऐसा मत समझो कि लारावेल में यूज़ नहीं आएगा, सब आता है। इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है, कि एरे को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं और स्ट्रिंग को एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सप्लोड से क्या होता है, स्ट्रिंग टू एरे कन्वर्ट होता है, और इंप्लोड से क्या होता है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम कहाँ जाएंगे, ब्लॉग्स के अंदर एडिट वाले पेज में, तो उसको हम ओपन कर लेते हैं।
ये रहा हमारा रिसोर्स, ये रहा हमारा एडिट, सेम ही है ऐड की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या, जो डेटा सेलेक्टेड है या फिर जो डेटा फील्ड है वो देखने को हमें मिल रहा है। यहाँ पे भी एक इनपुट टाइप हिडन हमने लिया है, राइट, आईडी के लिए, बिकॉज हमें ये सेम ही फंक्शन पे जाना है फिर से अपडेट करने के लिए, ब्लॉग्स डॉट स्टोर राउट पे। टाइटल वी नो किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। इमेज के अंदर मैंने देखो क्या कर रखा है, एक IMG टैग लिया हुआ है, सिंपल सा IMG टैग, ठीक है, उस पर क्लास कस्टम लगा दी ब्लॉग इमेज, और इसकी जो CSS है वो मैंने आई बिलीव यहाँ पर अप्लाई की होगी इसके लेआउट पर, एडमिन पे टॉप पे होनी चाहिए, सर्च करके देखते हैं, ये रही CSS, बहुत बेसिक सी CSS है, ताकि मुझे ये इमेज जो है यहीं पे दिख जाए, इनपुट फिल्टर के अंदर अटैच्ड दिख जाए राइट साइड में, ठीक है। बस उसके बाद क्या है, वापस चलते हैं एडिट वाले पे, एडिट बंद हो गया, ये रहा हमारा एडिट पेज, साइड बार को करते हैं बंद। यहाँ पे बस एक कंडीशन लगा दी कि भाई अगर इमेज होनी चाहिए तभी ये IMG टैग बने, अगर ये कंडीशन ना हो तो इन फ्यूचर अगर किसी ब्लॉग में आपने इमेज अपलोड नहीं की होगी तो वो एरर सी दिखेगी, क्योंकि IMG टैग तो बन जाएगा बट पाथ में कुछ इमेज देखने को मिलेगी नहीं। दैट इज वाई इट्स बेटर टू पुट अ कंडीशन, बिकॉज इमेज ऑप्शनल है, ठीक है। बाकी इनपुट टाइप फाइल में कोई चेंज नहीं, वो अपनी जगह पड़ा है। ये चीज़ देखो, कैटेगरीज का लूप सेम ही चल रहा है जैसे ऐड में था, बस यहाँ पर हमने एक इफ ब्लॉक लगाया है, इन एरे रो ID, मतलब ये जो ID है ये उस ब्लॉग कैटेगरीज वाले एरे में एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पर आ जाए सेलेक्टेड, अदरवाइज नहीं। तो जहां जहां पे ID मिलेगी वहां वहां सेलेक्टेड आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बाकी क्या है, एक्टिव और इनएक्टिव का कंडीशन लगा हुआ है, और ये रेडियो बटन का कंडीशन लगा हुआ है, डिस्प्ले ऑन होम अगर 1 है तो चेकड है, जहां पे भी होगा, और अगर 0 है तो ये चेकड है, क्लियर है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर वी नो टेक्स्ट एरिया के अंदर किस तरह से वैल्यू डाली जाती है, ठीक है। बस इतना सा कोड है, अब आप चाहो जिसको जो चेंज करो, मैंने फॉर एग्जांपल नो कर दिया, सेव कर दिया और डेटा अपडेट हो गया, राइट। अब आप कह सकते हो कि यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिल रहा कि डिस्प्ले ऑन होम है या नहीं, इमेज है या नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है यार, इट्स कंप्लीटली अप टू यू ना, आपको कौन से कॉलम दिखाने हैं कौन से नहीं। मैंने बहुत बेसिक कॉलम दिखाए, आप अपने हिसाब से जो कॉलम यहाँ पे ऐड करने हैं या रिमूव करने हैं, यू आर फ्री टू डू, राइट। चलो हमने बेसिक कार्ड ऑपरेशन देख ली, लास्ट बचा व्यू वाला पार्ट, सेलेक्ट वाला पार्ट, तो वो भी देख लेते हैं। जो टाइटल है एडिट इंडेक्स पेज के अंदर, ब्लॉग के अंदर, उस टाइटल को मैंने सिंपली क्या करके रखा, एक एंकर टैग बना दिया और उस पर मैंने पास कर दिया राउट कौन सा, ब्लॉग वाला, जिसके अंदर ID पास कर दी, ठीक है। तो मैं जैसे ही ये एक हाइपरलिंक बन गया, इस पर क्लिक करूंगा तो ब्लॉग का डिटेल पेज खुल चुका है, राइट। अब इसमें कोई कमेंट नहीं है तो मैं कमेंट वाला खोलता हूँ, मुझे नहीं पता, इस पर होना चाहिए शायद कमेंट कुछ, ये देखो कमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है। अब इसकी फंक्शनैलिटी समझते हैं, ऐप कंट्रोलर पे चलते हैं। ये रहा हमारा ब्लॉग वाला फंक्शन, राउट, यू नो दैट कहाँ पे डिफाइन है, ये रहा, ठीक है। अब इस फंक्शन पे बहुत सिंपल सी फंक्शनैलिटी की हुई है। सबसे पहले जाहिर सी बात है, जिस तरीके से एडिट पे वैलिडेशन लगाओगे, सेम वैलिडेशन यहाँ पे भी लगेगा। सेम वही कोड किया हुआ जो कि ऑलमोस्ट जो कि एडिट पे किया था, ब्लॉग को कॉल किया, गेट ऑल ब्लॉग कैटेगरीज, ठीक है, ब्लॉग की कैटेगरीज, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग की कैटेगरीज। इस केस में हमें सारी कैटेगरीज की जरूरत नहीं है, वो कैटेगरीज ही लानी है जो कि उस ब्लॉग के अंदर यूज आ रखी है। तो मैंने कुछ नहीं कर रखा, बस यहाँ पे ज्वाइन किया, ब्लॉग कैटेगरीज को लेके आया, ज्वाइन कर लिया कैटेगरीज टेबल को, ताकि हम उस ब्लॉग कैटेगरीज के बिहाफ पे कैटेगरी का नाम भी लेके आ सकें। बहुत सिंपल सा कोड है। उसके बाद में क्या किया, गेट ऑल ब्लॉग कमेंट्स, सारे के सारे कमेंट्स भी लेके आ गए, और इन सब को मैंने डेटा नाम के एक एसोसिएटिव एरे के अंदर डाला हुआ है की को, ताकि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा ही पास करना पड़े। गेटिंग माई पॉइंट। अब हम चलते हैं किस फाइल पे, व्यूज के अंदर, ब्लॉग वाली फाइल के अंदर। ये रही हमारी ब्लॉग वाली फाइल। इसका जो कोड है ना, HTML कोड, ये मेरे को मिला था इसी थीम के अंदर, जाहिर सी बात है। ये मैंने उठाया यहाँ से, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ से लिया था, कोई प्रोजेक्ट वाला पेज था यार, आपको मिल जाना चाहिए, आई एम नॉट श्योर अब मुझे मिलेगा कि नहीं। जब मैंने बनाया तब तो मिल गया एक्स्ट्रा पेजेस के अंदर शायद। चलो हम फाइल के अंदर डाक के सर्च कर लेते हैं ना, प्रोजेक्ट क्रिएट प्रोजेक्ट डिटेल, ये वाला पेज है ना, यही होना चाहिए, आई एम श्योर यही वाला पेज है, ठीक है। ये मैंने पूरा का पूरा कोड वहाँ पे लेके आया, बस ये सेक्शन मुझे चाहिए था, ये वाला सेक्शन, तो इसको विड्थ जो है column-12 दे दी। बस ये जो कार्ड है ना, कह सकते हैं ये इतना कार्ड, ये वाला मुझे चाहिए था, तो ये मैंने ले लिया। बाकी सारा जो अनवांटेड कोड था वो सारा डिलीट कर दिया, ठीक है, ओके। बस अब यहाँ पे कुछ नहीं, ब्लॉग टाइटल डिस्प्ले कर दिया, डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले कर दिया, कैटेगरीज का लूप चला दिया, क्रिएटेड ऑन, अपडेटेड ऑन, इन सब का डेट दिखा दिया, और कमेंट्स का भी लूप चला दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें पेंडिंग है, वो आपके लिए होमवर्क है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे कमेंट्स को मैंने अप्रूव और रिजेक्ट के 2 बटन डाले हैं, बेसिकली वी कैन से एक्टिव और इनएक्टिव। तो जैसे हमने कैटेगरीज को एक्टिव और इनएक्टिव किया, ब्लॉग्स को किया, सेम फैशन में ये दोनों भी होंगे,
सेम फंक्शन में, जो सेम फंक्शन मैंने बनाया ना, कौन सा था, अपडेट स्टेटस का, सेम फंक्शन कॉल करना है, बस वैल्यूज को चेंज करना है। और वैल्यू क्या चेंज होगी, यू नो दैट, टेबल का नाम, नथिंग मोर देन दैट, राइट। लेबल कुछ भी दिखाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। तो बस ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको किस तरीके से इसको फंक्शनल करना है। अब ब्लॉग कमेंट्स हमें कहाँ से देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमारे पास ब्लॉग कमेंट्स टेबल है ना, ये रही ब्लॉग कमेंट। इसके अंदर मैंने कुछ मैनुअल एंट्री कर दी थी, और अभी हम जब वेबसाइट का पार्ट देखेंगे तो वहाँ से भी स्टोर करवाएंगे, डोंट वरी, ओके। बस इतना ही ब्लॉग मॉड्यूल। यहाँ पर 3 डॉट पे आप क्लिक करके कुछ ऑप्शंस दे सकते हो, इनको आप अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, लाइक एडिट पे जा सकते हो, लिस्ट वाले पेज पे जा सकते हो, या फिर एक्टिव इनएक्टिव भी कर सकते हो ब्लॉग को यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लॉग वाला मॉड्यूल है वो भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखो लास्ट मॉड्यूल बचा डैशबोर्ड, और एक है ब्लॉग कमेंट। ब्लॉग कमेंट को मैंने बनाया ही नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी, आप किस तरीके से बना सकते हो। अब मुझे समझाने की जरूरत है नहीं कि किस तरीके से बनाना है। ब्लॉग कमेंट में बस आपको इसी तरीके का लिस्टिंग पेज बनाना है। आई कैन गिव यू द रेफरेंस। ये देखो, ये टेबल दिख रही है ना, ये टेबल मैंने डैशबोर्ड में बनाई, ताकि यहाँ पर तो मैं रिसेंट कमेंट लेके आ रहा हूँ, 5-10 इतने लाएंगे, बट आप ब्लॉग कमेंट में सारे के सारे कमेंट ला सकते हो, कुछ इस तरीके से टेबल दिखा सकते हो, अप्रूव रिजेक्ट करवा सकते हो, ठीक है, ताकि एडमिन को जल्दी से सारे के सारे कमेंट दिख जाए, उसको एक एक ब्लॉक के अंदर जा जाके ना देखना पड़े, राइट। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ब्लॉक कमेंट को फंक्शनल करना। अब हम देखते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड वाला भी देखो बहुत सिंपल सा है। ये जो ऊपर के 4 कार्ड आपको देखने को मिल रहा है, इन्हीं को मैंने फंक्शनल किया। ये जो रिसेंट कमेंट्स ऑन ब्लॉग है, ये बिल्कुल स्टैटिक है, आपको दिखा देता हूं मैं। डैशबोर्ड वाली फाइल, हमारी डैशबोर्ड का फंक्शन कहाँ है, ये रहा डैशबोर्ड का फंक्शन, ठीक है। इन चारों कोड को मैंने क्या, इन चारों को तो मैंने फंक्शनल कर दिया, कैटेगरीज, टोटल ब्लॉग्स, कमेंट और टुडेज ब्लॉग। ये लाइन का कोड आपको, 4 लाइन का कोड आपको देखने को मिल रहा है। बस अब हमें ये देखने को कहाँ मिलेगा, एडमिन के अंदर डैशबोर्ड फाइल। तो चलते हैं एडमिन के अंदर डैशबोर्ड फाइल भी देख लेते हैं। ये रही डैशबोर्ड रूट पे इसको हम ओपन कर लेते हैं, साइड बार को बंद कर देते हैं। ये कार्ड, कैटेगरीज, ब्लॉग्स, बस ये 4 कार्ड है जो कि आपको देखने को मिले, इनको मैंने फंक्शनल कर दिया है काउंट्स को। और ये रहा रिसेंट कमेंट, ये पूरी की पूरी टेबल स्टैटिक है, इसको आपको फंक्शनल करना है, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और ब्लॉग कमेंट्स को। अब लास्ट पार्ट बचता है जो कि है चेंज पासवर्ड। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था इस डॉक्यूमेंट के अंदर, बट कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, बहुत छोटा सा है। बेसिकली अगर आप चाहते तो जो ऑथ के साथ सेटअप होता है, इंस्टॉलेशन होती है, हम उसके साथ भी जा सकते थे, बट उसको हम किसी सेपरेट वीडियो के अंदर देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक कस्टम फंक्शन बनाया, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। चेंज पासवर्ड, सबसे पहले राउट देख लेते हैं। चेंज पासवर्ड राउट, चेंज पासवर्ड राउट, ये रहा चेंज पासवर्ड राउट, जो कि उस पेज को लोड कर रहा है, और उसके बाद में अपडेट पासवर्ड, जो कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, जो कि फॉर्म के सबमिशन को हैंडल करेगी, ठीक है। तो हम आते हैं अब कहाँ पे, इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। ब्लॉग्स की जो बाकी की फाइल्स हैं उनको भी बंद कर देता हूँ। ऐप कंट्रोलर पे हमने ये नहीं किया है, हमने ये काम किया है होम कंट्रोलर पे। तो होम कंट्रोलर को ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा होम कंट्रोलर एडमिन के अंदर, सॉरी कंट्रोलर्स के अंदर ही। तो ये रहा हमारा चेंज पासवर्ड का फंक्शन, बस एडमिन के अंदर चेंज पासवर्ड फाइल को लोड किया। इसको क्या ही बताऊँ यार, ये फंक्शन काम का है, राइट। ये पासवर्ड बस मैंने कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन नहीं दिया, वाई, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास शो हाइड का ऑप्शन है, तो इसको क्या ही कंफर्म पासवर्ड का दें, देख सकता है ना यूजर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस अपडेट पासवर्ड पे जाहिर सी बात ये पोस्ट रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो यूजर की आईडी ले लेते हैं, जो यूजर लॉग्ड इन है। यहाँ पर हम एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। ये इफ स्टेटमेंट ध्यान से समझो। बेसिकली देखो, जब भी पासवर्ड चेंज किया जाता है ना, तो 2 से 3 वैलिडेशन होता है। एक वैलिडेशन तो ये होता है कि भाई यूजर जो पासवर्ड चेंज कर रहा है वो पासवर्ड एग्जिस्टिंग पासवर्ड से मैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी फॉर्म में न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का फील्ड है, तो वो दोनों भी होने चाहिए, मतलब वो दोनों मैच होने चाहिए। आई मीन टू से हमारे इस केस में कंफर्म पासवर्ड का कोई फील्ड नहीं है, तो वो वैलिडेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस इफ ब्लॉक से क्या होगा, इस इफ ब्लॉक से बस यही हो रहा है कि भाई जो नया पासवर्ड आप दे रहे हो वो अगर इफ करंट पासवर्ड से मैच कर रहा है तो वो अलाउ नहीं करेगा। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। फिर हमने मैच कर लिया कि भाई जो करंट पासवर्ड आपका है वो न्यू पासवर्ड से मैच करता है। बेसिकली देखा जाए तो सॉरी मैं भूल गया, मैंने गलत आपको बता दिया। करंट पासवर्ड जो है, जो न्यू पासवर्ड है, मतलब जो दूसरे नंबर पे कंडीशन थी वो मैंने पहले बता दी। मतलब ये कि आपका जो न्यू पासवर्ड है वो करंट पासवर्ड से मैच नहीं करना चाहिए। और पहली कंडीशन जो है वो मैं दूसरे नंबर पे बता रहा हूँ, वो ये है कि भाई आपका जो करंट पासवर्ड है वो भी सही होना चाहिए ना। तो यही तो है, बस ये पहली जो कंडीशन है वो यही चेक करे कि भाई आपने जो करंट पासवर्ड डाला वो सही होना चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन है वो बस ये चेक कर रहा है कि भाई जो आपका करंट पासवर्ड है वो न्यू पासवर्ड से मैच नहीं करना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर हम इफ ऑथ की मदद, ये ऑथ वगैरह सारे मैंने यहाँ पे कॉल करके रखे हैं, ऑथ, हैश, यूजर और रिक्वेस्ट। ठीक है, आप ऊपर चेक जरूर करना, ऐप कंट्रोलर के अंदर भी हमने सारी चीज़ें कॉल करके रखी हैं। ठीक है, ओके। अब हम वापस आते हैं होम कंट्रोलर पे। यहाँ पे दोनों वैलिडेशन हमने लगा दिए। यहाँ भी करंट पासवर्ड सेम सही होना चाहिए और करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड मैच नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस यूजर को फाइंड करेगा, नए पासवर्ड को हैश करेगा और अपडेट कर देगा और पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। अब इसको मैं अपडेट अभी नहीं कर रहा, यू कैन ट्राई इट आउट। ओके, तो यहां पर हमारा एडमिन पैनल कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं फ्रंट एंड पर, जो कि है वेबसाइट। तो यहां पर मैं इसको लॉग आउट कर दे रहा हूं। तो ब्लॉग वेबसाइट के फ्रंट एंड पार्ट को फंक्शनल करना बहुत ही आसान है। सेटअप मतलब जो HTML थीम को कन्वर्ट करना था लारावेल प्रोजेक्ट में, वो हमने ऑलरेडी देख लिया था। बेसिक सी पेजेस बना लिए थे लाइक अबाउट अस। अब इसके अंदर इमेज वगैरह के पाथ का इशू है, वो आपकी जिम्मेदारी, आपको सही करना है। कॉन्टैक्ट अस में भी एक छोटा सा पेज बना हुआ है, ये आपकी जिम्मेदारी, आपको जो भी चेंजेस करना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस में आप ये काम कर सकते हो कि जो भी फॉर्म से डेटा सबमिट होता है उसको डेटाबेस में दिखा दो, मतलब डेटाबेस में स्टोर करवा दो एक टेबल बना के। और जो एडमिन पैनल है वहाँ पे एक साइड बार में एक लिंक बना दो लाइक कॉन्टैक्ट इंक्वायरीज करके। तो जो भी डेटा यहाँ से स्टोर होगा वो वहाँ पर आप दिखा सकते हो एडमिन को। गेटिंग माई पॉइंट। और यूजुअली यहाँ से जो डेटा सबमिट होता है वो ईमेल पे भी डिलीवर होता है। ईमेल किस तरीके से भेजे जाते हैं लारावेल में, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। ठीक है, या फिर आप फ्री हो आप गूगल कर सकते हो किस तरीके से ईमेल डिलीवर किए जाते हैं। ठीक है, अब हम सबसे मेन चीज देखते हैं, ब्लॉग्स को किस तरह से फंक्शनल करना है, ब्लॉग्स को किस तरह से इस वेबसाइट पर लोड करवाना है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम जो एडमिन वाली फाइल्स हैं उनको क्लोज कर देते हैं ताकि हमारे दिमाग में किसी भी टाइप की कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, इस वाले राउट को भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ बिकॉज वी नो कि अब हमें इसकी जरूरत है नहीं। फ्रंट एंड पे बहुत लिमिटेड राउट बनेंगे, ये तीनों राउट हमने ऑलरेडी देख ही लिए, होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट का। ठीक है, एक राउट बनेगा ब्लॉग्स का जिसके अंदर स्लग पास होगा। ओके, ये स्लग जो होगा ये कौन सा स्लग होगा, कैटेगरी का स्लग होगा। ओके, एक बनेगा ब्लॉग जो कि ब्लॉग डिटेल के लिए होगा। ये स्लग किसके लिए होगा, आई एम नॉट श्योर, ब्लॉग्स मैं भूल गया यार, कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बनेगा ब्लॉग्स, सॉरी सिंगल ब्लॉग के लिए क्योंकि यहाँ पे एस नहीं है। ठीक है, तीसरा है कैटेगरी, मतलब हम एक कैटेगरी का भी पेज बनाएंगे, उस कैटेगरी पे अगर यूजर क्लिक करेगा तो उसी कैटेगरी के सारे ब्लॉग्स आएंगे। ओके, और लास्ट राउट है सबमिट कमेंट पोस्ट रिक्वेस्ट है, जो कि ब्लॉग डिटेल से कोई भी अगर यूजर कमेंट पोस्ट करता है तो वो डेटाबेस के अंदर हम स्टोर करेंगे। डिस्प्ले तो हमने देख ही लिया किस तरीके से करवाना है। ठीक है, चलो तो वन बाय वन देखते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं होम फंक्शन पे क्योंकि यहाँ पर भी हमें कुछ ब्लॉग देखने को मिल रहे हैं। राइट, तो सबसे पहले ऐप कंट्रोलर को ओपन करते हैं। यूज हमने इसको ऊपर करके रखा, ये रहा ऐप कंट्रोलर। तो ऐप कंट्रोलर ओपन कर लेते हैं, एडमिन का नहीं रूट का, ये रहा ऐप कंट्रोलर। ओके, अब यहां पर देखो सबसे पहले तो मैंने क्या कॉल करके रखा, साइड बार को मैं बंद कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं एक इतनी सारी क्वेरी लगा रहा हूं, इस क्वेरी को देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना। हमारे सामने चैलेंज क्या है, हमारे सामने चैलेंज ये है कि भाई देखो हमें हम एक काम करते हैं, स्टैटिक पे चलते हैं, ये स्टैटिक लेआउट है इसका। ओके, तो हमारे सामने चैलेंज ये है कि ब्लॉग की बेसिक डिटेल दिखानी है लाइक इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डेट, कमेंट का काउंट हमें दिखाना है नहीं दिखाना वो हम पर डिपेंड करता है। बट कैटेगरीज जो है कि मल्टीपल कैटेगरीज हैं तो वो सब भी दिखनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस पार्ट को हम किस तरह से फंक्शनल करें, थोड़ा सा लॉजिकल है तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना। ओके, इस पार्ट को मैं एक बार के लिए कमेंट कर रहा हूं, जिसको मैं कमेंट कर रहा हूं ना उस पर ध्यान मत देना, इसको मैंने कर दिया कमेंट। ठीक है, इग्नोर करो अभी के लिए इसको। मैं काम करता हूं, इसको कट कर देता हूं और इसको ऊपर रख देता हूं। ठीक है, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तब इसको वापस कॉल कर लेंगे। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, ब्लॉग विद कैटेगरीज, हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप डिफाइन करके रखी कैटेगरीज की। ब्लॉग विद कैटेगरीज वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू एक्टिव, स्टेटस इज इक्वल्स टू एक्टिव, जैसा मैंने एडमिन में किया था, कैटेगरीज वही कॉल कर रहे थे जो कि एक्टिव थी, उसी तरीके से ब्लॉग भी वही कॉल करेंगे वेबसाइट पे जो कि स्टेटस एक्टिव होगा जिनका। ठीक है, और बस क्या कर दिया, ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, जो रिसेंट होंगे वो सबसे पहले दिखेंगे। और पेजीनेट यूज कर लिया 2, पेजीनेट के अंदर पास कर दिया 2। अभी पेजीनेट क्यों पास किया, गेट भी तो कर सकते थे। तो गेट हम जब यूज करते हैं जब हमें सारा का सारा डेटा लेके आना होता है। इस केस में हमें वेबसाइट पे सारा का सारा डेटा नहीं लाना, हमें लिमिटेड डेटा दिखाना है। मतलब ऐसा थोड़ी कल को वेबसाइट डेटाबेस के अंदर 100 ब्लॉग हुए या 200 ब्लॉग हुए तो सारे थोड़ी ना लोड कर देंगे एक ही पेज पे। 10 करेंगे फर्स्ट टाइम में, या 15 करेंगे, या 12 करेंगे, फिर यूजर 2 नंबर पेज पे क्लिक करेगा तो उसके आगे क्या आएंगे ना। राइट, दैट इज वाई वी कैन से इट इज अ पेजिनेशन पार्ट। ओके, और यहाँ पर जो वैल्यू पास होती है वो लिमिट होती है कि एक बार में आपको कितना डेटा लेके आना है। क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेरी से क्या होगा, इस क्वेरी से सारे के सारे ब्लॉग हमारे पास आ जाएंगे, सारे तो नहीं, वी कैन से 2 ब्लॉग आ जाएंगे। ठीक है, ये सेक्शन को ध्यान से समझो। यहां पर हम मैप फंक्शन को यूज कर रहे हैं
अब ये मैप फंक्शन क्या कर रहा है बेसिकली, वी कैन से कि जो ब्लॉग हमारे पास आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस ब्लॉग्स के अंदर हमारे पास 2 ब्लॉग आए, ठीक है, क्योंकि हम जो मैप फंक्शन है इसी ब्लॉग पे लगा रहे हैं, इसी वेरिएबल पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैप फंक्शन जावास्क्रिप्ट में जो मैप फंक्शन होता है समहाउ उसी की तरह है कि हम जो एलिमेंट्स हैं एरे के, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो 2 एलिमेंट आएंगे ना, हमें पता है कि 2 ब्लॉग आएंगे, तो 1 बाय 1 मतलब पहले ब्लॉक को अपडेट करेगा, फिर दूसरे ब्लॉक को अपडेट करेगा। बेसिकली हो क्या रहा है, उस ब्लॉग के अंदर जो कैटेगरीज आ रही है उस कैटेगरी में से हमें सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी का नाम चाहिए और उसको इंक्लूड कर देंगे। मतलब हम प्लग फंक्शन क्या करता है, प्लग से कोई भी एक फील्ड हमें चाहिए होता है ना, उसको हम प्लग कर सकते हैं, उसको हम फैच कर सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरीज नेम्स हमारे पास सारी के सारी कैटेगरी नेम्स आ जाएंगे इन कॉमा सेपरेटेड, गेटिंग माय पॉइंट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया ब्लॉग डेटा, जिसके अंदर हमने यही ब्लॉग पास कर दिया और इस ब्लॉग डेटा के अंदर कैटेगरी नेम को भी अटैच कर दिया और ये कैटेगरी नेम हमारे पास कॉमा सेपरेटेड में आ ही रहे और यहीं से उसको रिटर्न कर दिया। तो होगा क्या, मैप फंक्शन हमने लगाया हुआ है, तो एक तरीके से मैप फंक्शन क्या करता है, वापस रिटर्न भी तो करेगा डेटा। तो जो ब्लॉग था वो रिटर्न होके आ रहा है विद कैटेगरी नेम्स, गेटिंग माय पॉइंट। तो ब्लॉग विद कैटेगरीज में क्या आ जाएगा, सारा का सारा डेटा आ जाएगा ब्लॉग विद कैटेगरी नेम्स, ओके। अब हम यहाँ पर कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों को पास कर रहे हैं, ब्लॉग्स को भी पास कर रहे हैं और ब्लॉग विद कैटेगरीज को भी पास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो समझते हैं। इंडेक्स फंक्शन पे चले, चलो भाई, सॉरी इंडेक्स फंक्शन नहीं मतलब इंडेक्स फाइल पे, लेआउट्स को बंद कर देते हैं, एडमिन फोल्डर को भी बंद कर देते हैं हम। अब ये देखो जो फ्रंट एंड की वेब पेजेस हैं 7-8 ही, तो मैंने डायरेक्ट बना दिया, इट्स अप टू यू, आप फोल्डर के अंदर भी रख सकते हो, ठीक है। हम चलेंगे इंडेक्स वाली फाइल पे, ये रही हमारी इंडेक्स वाली फाइल। यहाँ पर देखो ये ब्लॉग विद कैटेगरीज का मैंने लूप चलाया आर्टिकल पे, ये आर्टिकल टैग है ना, इसमें मैंने लूप चला दिया ब्लॉग विद कैटेगरीज का। क्यों, बिकॉज यहाँ पे मुझे इमेज का सॉरी कैटेगरी का नेम जो है वो भी दिखाना था कॉमा सेपरेटेड में। यू कैन सी हियर, यहाँ पर देखो एक ही कैटेगरी है, यहाँ पर दूसरी कैटेगरी है, मतलब दूसरे ब्लॉक की एक ही कैटेगरी है, जिसमें मल्टीपल होगी वो मल्टीपल दिख जाएंगे, डोंट वरी, ओके। उसके बाद में क्या हो रहा है, ये बेसिक सा डेटा है जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है किस तरीके से कीज को डिस्प्ले किया जाता है। हाँ, जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन है HTML कंटेंट में, वी कैन से लाइक वहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो रही है ना, तो लारावेल के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को कुछ इस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। वी कैन से HTML एलिमेंट्स को अगर आपको डिस्प्ले करना हो तो कुछ इस तरीके से उसको डिस्प्ले करवाना हो, मतलब HTML एलिमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर H1 है तो H1 की फॉर्म में डेटा देखना चाहिए, P टैग है तो P की फॉर्म P टैग बनना चाहिए, समझ में आ रही मेरी बात। स्ट्रॉन्ग टैग है तो स्ट्रॉन्ग टैग बनना चाहिए, ठीक है। टाइटल हमने टाइटल कहाँ दिख रहा है, ये रहा टाइटल, न्यू कीवर्ड स्टैटिक चल रहा है, इसको आप मैनेज कर सकते हो। इमेज की हमने कंडीशन लगा रखी है कि अगर इमेज है तो पब्लिक फोल्डर से इमेज आ जाए, अदरवाइज हमने एक डिफॉल्ट प्लेस होल्डर लिया हुआ है वो दिख जाए, राइट, अदरवाइज UI बिगड़ जाएगा यार। इस केस में देखो यहाँ पर ब्लॉग नहीं है, इमेज नहीं है, तो यहाँ पे आपको नो इमेज देखने को मिल रहा है, ठीक है। और लास्ट में देखो पेजिनेशन के लिए हमने यूज किया ब्लॉग्स एरो लिंक्स। अब ये ब्लॉग्स वही है जो कि हमने सॉरी यहाँ पर पास करके रखा है ब्लॉग्स, ठीक है, पेजिनेशन। अब एक चीज थोड़ी समझना है यहाँ पर, आपके केस में हो सकता है जब आप पेजिनेशन लगाओ तो इस तरीके का UI ना बने। इस तरीके का UI बनाने के लिए आपको एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज अगर आप देखो ये प्रोजेक्ट डाउनलोड करोगे तो शायद चल जाए, बट जो चेंज आपको करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको एक छोटा सा चेंज क्या करना है, ऐप के अंदर आना है, ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर आना है और ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आना है, ठीक है। किस में आना है, ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स के अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर ये क्लास को कॉल कर देना यूज इल्यूमिनेट पेजिनेटर और बाद में बूटस्ट्रैप को कॉल कर लेना, बूट फंक्शन के अंदर पेजिनेटर कॉलन यूज बूटस्ट्रैप। तो इस लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, मैं देखो जैसे इसको कमेंट करके दिखाता हूँ, सेव किया मैंने, रीलोड किया तो देखो इसका डिजाइन बिगड़ गया ना। अब ये जो डिजाइन बिगड़ रहा है, पहली बात तो इसने बूटस्ट्रैप को यूज नहीं किया और ये जो डिजाइन बिगड़ा ये वो इसी थीम का UI कुछ ना कुछ क्लासेस यूज करने लगे। अगर आप व्यू सोर्स करके देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल व्यू पेज सोर्स, और यहाँ पर मैं ये वाला टेक्स्ट सर्च करता हूँ, नहीं मिल रहा है क्या, खाली शोविंग वर्ड सर्च करते हैं, ये देखो कुछ इस तरीके का यहाँ पर पेजिनेशन वाला कोड बन रहा है। ये बहुत अटपटा सा था, बहुत मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि मैं इसको किस तरीके से CSS वगैरह अप्लाई करूँ इस पर। तो थोड़ा बहुत मैंने गूगल किया, मुझे ये सॉल्यूशन मिला कि आप ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर इस क्लास को कॉल करके बूट फंक्शन के अंदर यूज बूटस्ट्रैप लिख दो, कॉल कर लो, तो वो ऑटोमेटिक बूटस्ट्रैप को कॉल कर लेगा, ठीक है। अब इसका देखो इंस्पेक्ट करके देखते हैं। अब यहाँ पर आपको जो HTML देखने को मिलेगा वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस के साथ देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पर डिव क्लास कौन सी अप्लाई हो रही है, पेजिनेशन,
यहाँ पर नैव टैग वगैरह सॉरी प्रॉपर बन रहे हैं, ठीक है। तो बस छोटा सा पार्ट था, एक्सप्लेन करना जरूरी था, ओके। तो यहाँ से पेजिनेशन अप्लाई होगा, 2 पे क्लिक करोगे तो आगे का डेटा आ रहा है, 3 पे क्लिक करोगे तो उसके आगे का डेटा आ रहा है, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स फंक्शन है, जो होम पेज का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं किस पर, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग डिटेल ही देख लेते हैं। चलो ब्लॉग डिटेल पे ही चलते हैं। ब्लॉग डिटेल के लिए हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अब देखो यूआरएल में क्या आ रहा है, स्लग आ रहा है, ना कि आईडी। फ्रंट एंड पर, वेबसाइट पर जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल हो, यहां पर कभी भी आईडी पास नहीं करनी होती, जो कि स्लग हमने बनाया है वही पास करना है, ठीक है। एक बार के लिए हम ब्लॉग डिटेल पे नहीं जाएंगे, ब्लॉग डिटेल की कहानी मैं समझाऊंगा, बट ब्लॉग डिटेल पे देखो कैटेगरीज के भी पेजेस बने हुए हैं। मैं इस कैटेगरी पर क्लिक करता हूं तो देखो यहां पे क्या बना, ब्लॉग्स/कैटेगरी नेम, राइट। कौन सा राउट कॉल हो रहा है, ये वाला राउट कॉल हो रहा है, कौन सा वाला, ब्लॉग्स/ ये स्लग वाला। कैटेगरी फंक्शन आई एम श्योर मैंने शायद नहीं बनाया होगा। कैटेगरी पे कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, कैटेगरी फंक्शन है क्या, लेट्स सी, फंक्शन कैटेगरी नहीं है ना, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, डिलीट कर दिया। तो ब्लॉग्स पे कौन सा स्लग पास हो रहा है, कैटेगरी का स्लग, और ये ब्लॉग में कौन सा पास हो रहा है, ब्लॉग का स्लग खुद का, ओके। अब पहले इस फंक्शन को समझते हैं हम, ठीक है, ब्लॉग्स/कैटेगरी स्लग, ओके। तो हम चलते हैं कहां पे, ब्लॉग्स वाले फंक्शन पे। ये हम सर्च करते हैं फंक्शन ब्लॉग्स, ओके। ये देखो हमें स्लग देखने को मिल रहा है, ब्लॉग्स पेज बाय कैटेगरी, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कैटेगरी का स्लग आया विनो की कॉमन यूनिक होगा, तो उस स्लग के बिहाफ पे हम कैटेगरी का डेटा लेके आएंगे, ठीक है, बिकॉज एंड ऑफ द डे हमें कैटेगरी की आईडी की जरूरत पड़ेगी, ओके। यहां पर आपको वैलिडेशन हैंडल करना है कि भैया अगर कैटेगरी में डेटा नहीं आ रहा तो यू कैन रीडायरेक्ट टू फॉर एग्जांपल 404। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिख दिया business-2, तो एरर आ गई ना माय डियर, बिकॉज वी नो कि business-2 नहीं है, तो यहां पर आपको हैंडल करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल नो रिकॉर्ड फाउंड, मैंने ये लिख दिया तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया ना, ये आपको हैंडल करना है, ठीक है। ये वही हो गया, कुछ कह सकते हैं कि एडमिन में जैसे हमने वैलिडेशन स्किप किया आपके लिए, ओके। तो ये पार्ट नहीं चला, और यहाँ से हमें 2 भी हटाना पड़ेगा ताकि सक्सेसफुली हमारा काम बनता जाए, ओके। तो इस वेरिएबल के अंदर हमने कैटेगरी की आईडी गेट कर ली। अब बस हमारे पास कैटेगरी की आईडी आ गई, तो उस आईडी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, वो ब्लॉग्स लेके आ जाएंगे, गेटिंग माय पॉइंट। तो ब्लॉग लेके आते हैं, ब्लॉग : वेयर हैज कैटेगरीज, फंक्शन पास कर दिया, क्वेरी यूज CID, ये बेसिकली कह सकते हैं कि कस्टमाइज्ड क्वेरी है। व्हाई, बिकॉज हमें क्या करना है, हमारे पास एक ही कैटेगरी के मल्टीपल ब्लॉग हो सकते हैं ना, सॉरी ब्लॉग जो है वो मल्टीपल कैटेगरीज के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, दैट इज वाई वी आर गोइंग विद दिस वे, ओके। एक ब्लॉग 5, 7, 2, 1 कितनी भी कैटेगरी के साथ जा सकता है, ओके। और बाद में हम क्या करेंगे, वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू एक्टिव, ऑर्डर बाय आईडी, डिसेंडिंग और पेजिनेट 2, इस पर भी हम पेजिनेशन लगाएंगे, ठीक है। बस लास्ट में क्या पास करना है, ब्लॉग्स और कैटेगरी। इस कैटेगरी में हमारे पास कितने डेटा है, एक ही ब्लॉग है, किसी में देखते मल्टीपल है क्या, वापस बैक, फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से हेल्थ एंड फिटनेस में होना चाहिए, इसमें भी एक ही है, फूड में होने चाहिए, आई एम नॉट श्योर, इसमें कोई है ही नहीं, तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। नो रिकॉर्ड फाउंड का मैंने आई बिलीव, चलो पहले इसका व्यू पेज ओपन कर लेते हैं। ब्लॉग पेज प्रोवाइडर्स को मैं बंद कर देता हूँ, रिसोर्स के अंदर ब्लॉग्स, ठीक है। इस पेज को कुछ नहीं किया मैंने, होम पेज होता है ना उसी को कॉपी करके पेस्ट किया, कुछ नहीं किया इसके अलावा। माइनर से जो चेंज था वो कर दिया होगा, जैसे ये लास्ट में मैंने कंडीशन लगा दी नो रिकॉर्ड फाउंड वाली, या आप होम पे भी लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाई। ये इफ काउंट से चेक कर लिया कि भाई अगर ब्लॉग्स आ रहे हैं तो ब्लॉग का लूप चल जाए, अदरवाइज नो रिकॉर्ड फाउंड का डिव लगा दिया, ठीक है। पेजिनेशन का ये तो वैसे ही अगर होगा तो लिंक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, जैसे यहाँ पे नहीं चल रहा, राइट। वापस बैक करते हैं। आई एम नॉट श्योर कि यार कौन कौन सी कैटेगरी में, डिज़ाइन में है क्या, इसमें भी नहीं है, क्रिएटिव में, या देखो यहाँ पे आ गया ना, ये देखो पेजिनेशन भी चल रहा है, बिकॉज क्रिएटिव के अंदर 1 से ज़्यादा रिकॉर्ड है, राइट। चलो कैटेगरी वाला पेज भी देख लिया, इसको मैं बंद कर देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखो ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने को, वी ऑलरेडी हैव सीन दिस, क्योंकि लॉजिक तो एंड ऑफ द डे सेम है ना। अब मैं ब्लॉग डिटेल पे जाता हूँ और यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाता हूँ कि ये कैटेगरीज किस तरीके से आ रही है, रिलेटेड पोस्ट किस तरीके से आ रही है, और कॉमेंट वाला सेक्शन किस तरह से चल रहा है, ओके। तो ब्लॉग के लिए हम चलेंगे ब्लॉग वाले फंक्शन पे। ये रहा हमारा web.php, कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ब्लॉग, जिसमें स्लग कौन सा पार हो रहा है, स्लग कौन सा पास हो रहा है, ब्लॉग का स्लग, ओके। चलो इसको फंक्शन को मिनिमाइज कर देते हैं। ये रहा सिंगल ब्लॉग पेज। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आया, ब्लॉग का स्लग आ गया, तो कोई बात नहीं, ब्लॉग का डेटा कॉल कर लिया, वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू एक्टिव और URL स्लग इज इक्वल्स टू स्लग विद कैटेगरीज। जाहिर सी बात है क्योंकि कैटेगरीज भी तो हमें लेके आनी पड़ेगी ना, ठीक है।
रिडायरेक्ट 404 पे करना, यू नो दैट, अगर ब्लॉग कल को गलत हुआ तो समथिंग लाइक दिस 404 पे जा रहा है, बट ये आपको भी हैंडल करना है अपने लेवल पे, ठीक है। ओके, अब उसके बाद में क्या करना है, एक क्वेरी लगानी है, गेट ऑल कमेंट्स, ब्लॉग आईडी के बिहाफ पे सारे सारे कमेंट लाएंगे, बट स्टेटस एक्टिव वाले सारे कमेंट नहीं लाने हैं वेबसाइट पर, वही लाने हैं जो कि एडमिन ने अप्रूव कर दिए होंगे। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। गेट रिलेटेड पोस्ट, इस क्वेरी को थोड़ा ध्यान से समझो। अब रिलेटेड पोस्ट का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लॉग है ये कौन सी कैटेगरी के अंदर रिलाई करता है, क्रिएटिव और ट्रेवल के अंदर, ठीक है। तो यहां पर कौन से ब्लॉग आने चाहिए, यहां पर वही ब्लॉग आएंगे जो कि कैटेगरी और ट्रेवल के होंगे, इसके अलावा कोई ब्लॉग नहीं आएगा। यार सीधी सी बात है, आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो मोबाइल के नीचे रिलेटेड मोबाइल ही दिखते हैं ना, शर्ट खोलते हो तो रिलेटेड शर्ट से दिखते हैं दूसरे डिजाइन के। ऐसा थोड़ी ना कि शर्ट देख रहे हो तो नीचे फ्रिज दिखेगा, फ्रिज देख रहे हो तो नीचे जूते दिखेंगे, कभी नहीं होता। सेम प्रोडक्ट ही दिखते हैं सेम कैटेगरी के। तो यही होता है रिलेटेड कैटेगरी या फिर रिलेटेड आइटम्स का कॉन्सेप्ट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैटेगरी आईडीज को लेके आएंगे इस लाइन ऑफ कोड की मदद से। कैटेगरी आईडीज हमारे पास मल्टीपल है तो हमें प्लग करना पड़ेगा आईडी को और इंप्लोड करना पड़ेगा, राइट। और हम इस केस में क्या करेंगे, कस्टम एसक्यूएल क्वेरी बनाएंगे, ठीक है। एसक्यूएल क्वेरीज भी लारावेल के अंदर डायरेक्ट हिट हो सकती है विद दिस लाइन ऑफ कोड। आप एसक्यूएल क्वेरी लिखो और उसके अंदर वो एसक्यूएल क्वेरी पास कर दो, आपके पास सारा का सारा डेटा आ जाएगा। अब ये क्वेरी मैं क्या बताऊं, समझाने की जरूरत है मुझे। अगर आपके एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट ढीले डाले ना माय डियर, तो इसी चैनल पे मैंने ऑलरेडी एक माई सीक्वल माई सीक्वल पे एक वीडियो बनाई हुई ऑलरेडी 2 घंटे की हो गया, आई एम अज्यूमिंग। उस पर मैंने माई सीक्वल क्वेरीज, जो एसक्यूएल क्वेरीज होती है एंड ऑफ द डे, बेसिक क्वेरीज किस तरह से काम करती हैं, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, 1.5-2 घंटे का वीडियो। अगर एसक्यूएल कॉन्सेप्ट ढीले तो वेब डेवलपमेंट में बहुत दिक्कत आने वाली है माय डियर, तो वो उस चीज़ को समझना, ठीक है। बस रिलेटेड पोस्ट आ जाएगी, वो भी हम पास कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या करना, गेट ऑल कैटेगरीज। गेट ऑल कैटेगरीज क्यों, विद स्टेटस एक्टिव क्यों, जल्दी सोच के बताओ। यही तो हम साइड बार में शो करेंगे यहाँ पे। बस सारा डेटा आ गया, ब्लॉग आ गई, रिलेटेड कैटेगरीज आ गई, कमेंट्स आ गए और लास्ट में ऑल कैटेगरीज आ गई। और इन सबको बाद में हमने कॉम्पैक्ट कर दिया 500 चीज़ों को। बस अब चलते हैं ब्लॉग पेज पे। ब्लॉग पेज में दिखाने की जरूरत है कि यार ये तो बहुत सिंपल सा है, लूप ही चलाया होगा, सभी चीज़ों का लूप चला हुआ है, बस डेटा दिख रहा है। अब इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूँ यार, साइड यहाँ पे लूप नहीं चलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट ब्लॉग से एक्सेस हो जाएगा। ये कैटेगरीज का लूप चल रहा है, ये रिलेटेड पोस्ट का लूप चल रहा है, यहाँ पे कमेंट्स का लूप चल रहा है, जो कि मैं दिखा देता हूँ बिकॉज इस केस में हमारे पास कमेंट नहीं है। आई नो, ये रहा, यहाँ पे मैंने क्या रखा है, बस एक इफ स्टेटमेंट लगा रखा है, काउंट चेक कर रहा है कमेंट्स का, अगर होगा तो वो दिख जाएगा, अदरवाइज नो कमेंट आएगा। जैसे आई बिलीव किसी में इसमें होगा कमेंट, ये देखो कमेंट आ गए, जिसमें है उसमें दिख गया। ये डिफ़ॉल्ट इमेज मैंने यूज़र की लगा रखी है, एक यूज़र आइकन का है, यूज़र का नाम दिखा दिया और जो उसने कमेंट किया वो दिखा दिया। ओके, ये बहुत सिंपल सा था, डेटा फैच किया और डिस्प्ले करवा दिया। अब बात आती है कि पोस्ट कमेंट ये किस तरीके से होगा, तो इसको भी मैंने फंक्शनल का रखा है, कोई बात नहीं। ये देखो सिंपल सा एक फंक्शन बनाया, इस पार्ट को मैंने एजेक्स के थ्रू हैंडल किया, ठीक है। अब वो दिखा देता हूँ, वो समझा देता हूँ। सबसे पहले 2 डिव बनाए जस्ट टू शो डिस्प्ले द एरर मैसेज और सक्सेस मैसेज, ठीक है। उसके बाद में राउट डिफाइन कर दिया फॉर्म के एक्शन के अंदर, सबमिट कमेंट, जो कि हमने ऑलरेडी देखा था, ये रहा सबमिट कमेंट फंक्शन, जाहिर सी बात है सबमिट कमेंट ही है। ओके, बस उसके अंदर हमें एक हिडन के अंदर ब्लॉग की आईडी पास करनी पड़ेगी, बिकॉज एंड ऑफ द डे कोई कमेंट जा रहा है तो किसी ना किसी ब्लॉग पे ही जा रहा है ना, तो हिडन में हमने पास कर दी, ठीक है। आई नो सिक्योरिटी एस्पेक्ट से आप कहोगे कि भैया यहाँ पे आपने ब्लॉग आईडी हिडन में रख दी, सही तरीका तो नहीं है, हम कोई और अल्टरनेट वे भी निकाल सकते हैं इसका, या फिर इस आईडी को एनक्रिप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए हमारा काम बन जाएगा, बेसिक सी चीज़ है, हम प्रैक्टिस पर्पज से ही सीख रहे हैं, ठीक है। नेम डाल देंगे और कमेंट डाल देंगे, ओके। और लास्ट में हमने सबमिट बटन रख रखा है। अब इस फॉर्म को हमने एक एजेक्स क्वेरी के थ्रू हैंडल किया हुआ है। एजेक्स देखो अगर आपको नहीं आती तो इस वीडियो से पहले आई बिलीव 2 वीडियो पहले मैंने एजेक्स पे कंप्लीट ट्यूटोरियल डाला है, आई बिलीव 1 घंटे का वीडियो है, उसके अंदर हमने प्रॉपर समझा है कि किस तरह से डेटा सबमिट होता है, जो सबमिट हुआ डेटा है वो एजेक्स क्वेरी के थ्रू ही हम किस तरह से वापस पेजेस पर दिखा सकते हैं, एजेक्स क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। तो इस वीडियो के अंदर अब इस कोड को तो मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस बेसिक बता दूंगा, बाकी अगर आपको एजेक्स पढ़ना है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने रेफरेंसेस लिए एरर मैसेज और सक्सेस मैसेज वाले डिव के, दोनों को हाइड कर दिया डिफॉल्ट। वैलिडेशन मैंने नहीं लगाया, ये आपको लगाना है। वैलिडेशन मतलब नेम के अंदर डेटा जाना चाहिए और कमेंट में भी कुछ डेटा जाना चाहिए, ठीक है। फॉर्म डेटा हमने क्रिएट कर लिया, यूआरएल मैंने एक वेरिएबल के अंदर लिया और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, दिस डॉट गेट एट्रीब्यूट एक्शन। आपने नोटिस किया होगा फॉर्म सबमिशन में हमने एक राउट भी डिफाइन करके रखा है, तो इसी राउट को मैं गेट कर लूंगा,
बिकॉज एंड ऑफ द डे मुझे इसी राउट को ट्रिगर करना है, मैं कोई एपीआई अलग से नहीं बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। देखो जनरली होता क्या है, एजेक्स क्वेरी में मैंने आपको जो ट्यूटोरियल बताया उसमें मैंने एपीआईज बनाई थी, बट इसमें मैं एपीआई नहीं बना रहा, इसमें मैं वेब साइड एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि बना हुआ ऑलरेडी, ये रहा सबमिट कमेंट, इसी को मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। कर सकते हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीज़ें अलाउड हैं, ओके। हमने फॉर्म का डेटा को जेसॉन में कन्वर्ट करके पास कर दिया, वहां से रेस्पॉन्स आएगा, उस रेस्पॉन्स को हमने जेसॉन में कन्वर्ट कर लिया और उसके बिहाफ पे हमने सक्सेस और एरर मैसेजेस डिव पे दिखा दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखो सबमिट करके दिखाता हूँ, सबमिट किया, वैलिडेशन एरर अकर्ड, मैं कुछ डेटा डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वसीम हेलो वर्ल्ड दिस इज कूल, सबमिट किया, कमेंट पोस्टेड सक्सेसफुली, गेटिंग माई पॉइंट। तो कुछ इस तरीके से ये डेटा सबमिट हो रहा है। अब हम उस सबमिट फंक्शन को भी देख लेते हैं जल्दी से, ताकि टाइम हमारा जल्दी बचे। सबसे पहले वैलिडेशन लगा रखा है, उसके बाद में क्या किया, कमेंट का डेटा क्रिएट कर दिया और बस सॉरी कमेंट आईडी क्रिएट हुई तो हमने सक्सेस में रेस्पॉन्स पास कर दिया ना, स्टेटस ट्रू कमेंट पोस्टेड, स्टेटस फॉल्स समथिंग वेंट रॉन्ग, और लास्ट में हमने जेसॉन रिटर्न कर दिया। इतना आसान था। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम एपीआईज बनाते हैं, हम राउट डिफाइन करते हैं कहाँ पर, जल्दी बताओ, एपीआई के अंदर, यहाँ पे राउट डिफाइन करते हैं एपीआईज के, बट मैंने एपीआई तो नहीं बनाई, मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट वीकेंड से, यहाँ पर हमें CSRF टोकन को पास करना पड़ेगा अगर आपकी ये पोस्ट रिक्वेस्ट है तो कमेंट फॉर्म को अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने ऑलरेडी CSRF टोकन बनाया हुआ है और इस पूरे के पूरे डेटा को मैं पास कर रहा हूँ, पूरा का पूरा फॉर्म का डेटा पास कर रहा हूँ एज इट इज, ये देखो e.target की मदद से, तो ऑटोमेटिकली जो टोकन बना वो भी पास हो चुका है। एपीआई के अंदर पास नहीं होता CSRF टोकन, बट कोई पोस्ट रिक्वेस्ट जो कि वेबसाइट कॉल हो रही है वहां पर पास करना मैंडेटरी है। गेटिंग माई पॉइंट। तो बस इतना सही था ये प्रोजेक्ट। आई डोंट थिंक अब मैं कुछ मिस कर रहा हूं। यहाँ पर सबमिट कमेंट भी हमने देख लिया। हाँ, अभी जो कमेंट पोस्ट हुआ ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वापस आपको एडमिन पैनल ओपन करना पड़ेगा, एडमिन डैशबोर्ड खोलते हैं, लॉगिन पे जाएगा, जाहिर सी बात है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लॉग्ड आउट। हम चलते हैं ब्लॉग्स पे, मैनेज ब्लॉग्स, इस पे ही था आई थिंक वाइज अर्शदीप वाले पे। ये देखो ये लास्ट में कमेंट देखने को मिल रहा है। अब इसको अप्रूव और रिजेक्ट तो आपको करवाना पड़ेगा, आप ही के लिए होमवर्क है। इनको चाहो तो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग भी कर सकते हो, मैंने असेंडिंग में चला, दैट इज़ वाई ये लास्ट में दिख रहा है, राइट। तो इतना कमाल है, इतना सिंपल सा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आपको कार्ड ऑपरेशन भी जाहिर सी बात देखने को मिलेंगे। आई एम 100% श्योर यहाँ से इस प्रोजेक्ट से आपने कुछ ना कुछ लारावेल में नया सीखा होगा, आई एम 100% श्योर। साथ ही साथ मैंने कुछ होमवर्क भी दे दिया, जैसे डैशबोर्ड आपको फंक्शनल करना है, ब्लॉग कमेंट आपको फंक्शनल करना है, और जो वेबसाइट पे हमारा कमेंट पेज कॉन्टैक्ट पेज है, राइट, यहाँ से जो डेटा सबमिट होगा वो आप डेटाबेस में स्टोर करो और यहीं पे एडमिन पैनल पर दिखा दो कॉन्टैक्ट इंक्वायरीज करके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं इस वीडियो को। इस प्रोजेक्ट से आपको अगर लारावेल के कॉन्सेप्ट और क्लियर हुए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और अगर किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन या फिर सवाल है या फिर मेरे पढ़ाने के तरीके पे आपको कोई सवाल है, लाइक आपको किस तरीके से चीज़ें समझ में आती है, जो भी आपका फीडबैक है, किसी भी तरीके का फीडबैक होगा मेरे लिए वैल्यूएबल है, तो वो भी शेयर करो। लिंक्डइन पे कनेक्ट करना चाहो तो वहाँ पे आ सकते हो, वहाँ पे अगर बातचीत करना चाहते हो तो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हूँ नहीं, कोडिंग कलाकार नाम का एक इंस्टाग्राम चैनल है, उसको फॉलो करना चाहो तो कर लो, बिकॉज उस पर भी मैं जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ रील्स वगैरह डालूँ। और अपने सजेशन शेयर करो किस टाइप की और वीडियोज़ मुझे बनानी चाहिए। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो यूज़र का जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, यूज़र साइन अप, लॉगिन, चेंज पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, इसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करूं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन समझ में आए। और कोशिश करूंगा कि उन सभी के हम कस्टम फंक्शन बनाएं, मतलब ऑथ को तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, बट हम ऑथ का एक भी फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर चेंज पासवर्ड को खुद का फंक्शन बनाया ना, उसी तरीके से हम बाकी चीज़ों के भी खुद के फंक्शन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लॉगिन का कस्टम फंक्शन, फॉरगॉट पासवर्ड का कस्टम फंक्शन, सब कुछ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।